हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आरुषि और राघव की डर भरी मुलाकात। उस शव के सामने एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति खड़ा था। वह आदमी अंधेरे में था। उसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां खून से सनी थीं और वह बड़े ही सधे हुए अंदाज में, जैसे उसे कीटाणुओं से बेहद चिढ़ हो, अपने हाथ रुमाल से पोंछ रहा था। आरुषि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह सच में किसी हत्या का गवाह बन रही थी? वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी उसके पास की स्ट्रीट लाइट झिलमिलाए और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर उसकी ओर देखने लगा। क्या ही खतरनाक रूप से खूबसूरत चेहरा था वह, जैसे किसी देवता ने उसे अपने हाथों से तराशा हो। उसकी त्वचा से लेकर उसकी हड्डियों तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आरुषि ने इससे पहले इतना आकर्षक इंसान कभी नहीं देखा था। कुछ पल को उसकी आंखें झपकना ही भूल गईं। लेकिन वह जानती थी कि जितना ज्यादा कोई चीज सुंदर होती है, उतनी ही अधिक खतरनाक भी हो सकती है। उस व्यक्ति की मौजूदगी ही इतनी प्रभावशाली थी कि उसे नजरअंदाज करना असंभव था। उसकी गहरी और पैनी आंखों में एक डरावनी चमक थी जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। आरुषि का पहला विचार यही था कि तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया तो उसका दिल डूब गया। वह और कोई नहीं बल्कि राघव कपूर था, दिल्ली के प्रभावशाली कपूर परिवार का मुखिया। अपने पिछले जीवन में उसने राघव के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। वह न केवल निर्दयी था, बल्कि उसका मिजाज भी बेहद खतरनाक था, जो किसी भी समय बदल सकता था। लेकिन सवाल ये था कि दिल्ली का इतना बड़ा व्यक्ति मनाली जैसे छोटे शहर में क्या कर रहा था, और वह भी गुप्ता परिवार की कोठी के पिछवाड़े में। वह निश्चित रूप से मेहमानों की सूची में नहीं था। अगर वह आमंत्रित होता तो पूरे मनाली में खबर फैल चुकी होती और आरुषि को भी पता होता। इसका मतलब था कि राघव ने अपनी पहचान छिपाई थी और चुपचाप यहां दाखिल हुआ था। अगर ऐसा था तो उसके लिए आरुषि को जिंदा छोड़ देना मुश्किल था। आरुषि जानती थी कि वह आम लोगों से निपटने की ताकत रखती है, लेकिन राघव जैसे आदमी के सामने उसकी कोई बिसात नहीं थी। ये समझते ही उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वह अंधी हो। उसने अपने आसपास के पौधों को टटोलते हुए वहां से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, जैसे रास्ता ढूंढ रही हो। राघव वहीं खड़ा रहा, जिसे देख आरुषि ने चैन की एक सांस ली और तेजी से पीछे हटने को हुई। तभी पास की स्ट्रीट लाइट फिर से झिलमिलाई और अगले ही पल राघव कपूर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी बड़ी और मजबूत हथेली ने आरुषि की गर्दन कसकर पकड़ ली। आरुषि ने स्वाभाविक रूप से छूटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी, जिसने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। अब दम घुटने का एहसास तेज होने लगा। आरुषि का चेहरा लाल हो गया, माथे की नसें फूल गईं। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने पिछले जीवन के अंतिम क्षणों में लौट आए हो। वही मौत के करीब पहुंचने वाली घुटन। लेकिन इस बार वह मरने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में एक तीव्रता चमकी। उसने अपनी सारी ताकत समेटकर उसे नीचे की ओर कमर के पास लात मारने की कोशिश की। लेकिन ये प्रयास उस चींटी जैसा था जो किसी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। उसके वार से पहले ही राघव ने उसकी हरकत भांप ली और उसकी गर्दन की पकड़ और कस दी। उसने हल्की हंसी में कहा, जैसे उसकी छटपटाहट देखकर उसे मजा आ रहा हो। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की उस पर वार करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसका क्या फायदा, वह अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा समझ रही थी। अब आरुषि के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सांसें और तेजी से टूटने लगी, गला सूख गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे और चेहरा दर्द से कराह उठा था। उस धुंधली रोशनी में उसकी यह हालत किसी का भी दिल पिघला सकती थी। अगले ही पल राघव ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए। उसकी उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं, सर्द फिर भी अजीब तरह से गर्म। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, और जब तुम रोती हो तो बेहद मासूम लगती हो। उसका लहजा बेहद चापलूसी भरा था और उसकी आवाज में वो गहराई थी जो किसी प्रेमी की फुसफुसाहट जैसी लगती थी। लेकिन आरुषि को साफ साफ उस आवाज में छिपी मौत की आहट महसूस हो रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उसी समय बगीचे के दूसरी ओर से मनीषा की आवाज आई, आरू। शायद वह उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि वह काफी देर से नजर नहीं आई थी। जब आरुषि को यकीन हो गया कि अब उसकी मौत निश्चित है, तभी राघव ने उसकी गर्दन छोड़ दी। उसकी आंखों में चेतावनी थी, मुझे लगता है तुम्हें पता है क्या कहना है और क्या नहीं। आरुषि ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, उसकी आवाज कांप रही थी, हाँ। मैंने कुछ नहीं देखा। मनीषा उसके और करीब आ रही थी। आरुषि तुरंत पलटी और उनकी ओर बढ़ गई, इरादा था कि उन्हें लेकर वहां से निकल जाए।
लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, पास की स्ट्रीट लाइट एक बार फिर झिलमिलाए और फिर तेज आवाज के साथ फूट गई। जब उसने पलटकर देखा, वहां अब कुछ नहीं था। राघव कपूर गायब हो चुका था और उसके पैरों के पास पड़ी लाश भी कहीं नहीं थी। बस वहां रह गई थी टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की किरचें और एक डरावनी खामोशी। हवा में अब भी खून की हल्की गंध तैर रही थी, इस बात का संकेत कि कुछ भयानक अभी अभी घटा था। आरू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मनीषा भागती हुई आई, उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मैं ठीक हूँ, आरुषि ने कहा और जमीन की ओर देखा। जब राघव कपूर ने लगभग उसकी जान ले ही ली थी, उस दौरान उसे साफ साफ उसके शरीर से आती खून की गंध महसूस हुई थी। इसका मतलब था कि राघव शायद घायल था और जो लाश वहां पड़ी थी वह शायद उसी पर हमला करने वाले की रही होगी। लेकिन सवाल ये था कि वह हमलावर और राघव कपूर गुप्ता निवास में कर क्या रहे थे। आरुषि ने अपने भीतर उठते सवालों को दबाया और कह दिया कि वह थोड़ी तरोताजा होना चाहती है। शीशे के सामने जाकर उसने अपनी गर्दन के निशान छुपाए और फिर मनीषा के साथ हॉल में लौट आए। हॉल में रोशनी का फोकस अब कावेरी और आशीष पर था, जो एक साथ पियानो बजा रहे थे। पहली नजर में दोनों बहुत संगत लगे। मनीषा चुपचाप आरुषि को देख रही थी। बगीचे से लौटते समय उसने कई बार कुछ कहने की कोशिश की थी। आखिरकार थोड़ी झिझक के साथ बोली, आरू, अब तक तुमने मुझे माँ नहीं कहा है। माँ एक बहुत ही सुंदर शब्द था। आरुषि की नजर थोड़ी बदल गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पास से एक तेज आवाज आए। माँ, इधर आओ जल्दी। ये कावेरी थी जिसने अभी पियानो बजाना समाप्त किया था। देखो, कोई और पहले ही मेरी जगह ले चुका है, आरुषि ने मन ही मन सोचा। होठों पर उभरती मुस्कान को दबाते हुए वह चुप ही रही। पार्टी अपने अंतिम चरण में थी। तभी मंच के पास बैठे माधव लालवानी अपनी छड़ी के सहारे उठ खड़े हुए। उन्हें देख बाकी मेहमान भी रुक गए और पूछने लगे, क्या मनोज लालवानी सीनियर कुछ कहना चाहते हैं? माधव हंसे और बोले, बिल्कुल, मैं आज यहाँ एक घोषणा करने आया हूँ। आखिरकार वह घड़ी आ गई थी जिसका सबको इंतजार था, दो परिवारों के बीच विवाह की घोषणा। कावेरी का चेहरा उम्मीद से भर उठा, उसकी मुस्कान स्थिर थी। मनाली में पिछले कुछ समय से लालवानी और गुप्ता परिवार के गठबंधन की खबरें हवा में थीं, इसलिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। कुछ मेहमानों ने हंसते हुए कहा, मनोज जी, अगर आप लालवानी और गुप्ता परिवार के विवाह की बात करने आए हैं तो हमें पहले से ही शक था। अब तो बस बता दीजिए कि आपकी नज़र किस बेटी पर पड़ी है। हाँ जी, गुप्ता परिवार में दो बेटियां हैं। ये सुनकर कावेरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या सब अंधे थे? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि वही और आशीष सबसे उपयुक्त जोड़ी है? अगर माधव कुछ न भी कहते तब भी सबको पता होना चाहिए था कि सिर्फ वही मिसेज लालवानी बन सकती है। लेकिन माधव ने ज्यादा देर तक रहस्य नहीं बनाए रखा। उन्होंने मनोहर और मनीषा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब बात करते हैं विवाह की। मेरा पोता आशीष आपकी बेटी से विवाह करेगा। आखिर किसका नाम लिया माधव ने? आरुषि और आशीष की शादी। लेकिन माधव ने ज्यादा देर तक रहस्य नहीं बनाए रखा। उन्होंने मनोहर और मनीषा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब बात करते हैं विवाह की। मेरा पोता आशीष आपकी बेटी आरुषि से विवाह करेगा। आशीष और आरुषि, ये कैसे हो सकता है? कावेरी की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है। मनोहर और मनीषा भी हैरान रह गए। उन्होंने संशय में पूछा, मनोज जी, क्या आप हमारी बेटी आरुषि की बात कर रहे हैं? वही जो हाल ही में लौटी है? हाँ, माधव ने सब मेहमानों के सामने जवाब दिया। मैं आपकी बेटी आरुषि की ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने आपकी बेटी कहकर ये स्पष्ट कर दिया कि वह आरुषि को ही मनोहर और मनीषा की बेटी के रूप में मान्यता देते हैं। कावेरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह तो लगभग माधव की ओर उंगली उठाकर चिल्लाने ही वाली थी कि वह तो अब बूढ़े हो चले हैं और उन्हें भ्रम हो गया है। यहाँ तक कि आशीष भी इस अप्रत्याशित घोषणा से सन्न रह गया। फिर वो धीमे स्वर में बोला, दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप आज अपने जीवन की रक्षक से मिलने के लिए नहीं आए थे? माधव ने बस एक नजर उसे देखा और उस एक नजर में ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वह आरुषि से मिल चुके थे। आशीष क्षण भर के लिए चुप रह गया। उसे याद आया कि जिस दिन दादाजी की तबीयत बिगड़ी थी उस दिन आरुषि भी वहां मौजूद थी। यानी वही थी जिसने उसके दादाजी को बचाया था। उसका माथा सिकुड़ गया। अगर ये सच था तो आरुषि का वहां उस समय होना संयोग नहीं हो सकता। जरूर उसके पीछे कोई मकसद होगा। दादाजी, आशीष कुछ कहने ही वाला था, शायद यही कि वह इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेगा,
लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक शांत लेकिन सख्त आवाज गूंजी। मैं इनकार करती हूँ। आरुषि गंभीर चेहरे के साथ भीड़ से निकलकर सामने आ गई। आरुषि के जवाब पर माधव बस मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। उनका यह मौन ही स्पष्ट कर गया कि यह विवाह दो परिवारों के बड़ों के बीच का निर्णय है और इसमें युवाओं की राय की कोई आवश्यकता नहीं थी। गुप्ता परिवार भले ही मनाली का सबसे वेल्थी परिवार था, लेकिन केवल धन से ही सब कुछ नहीं होता। लालवानी परिवार वर्षों पुरानी प्रतिष्ठा वाला खानदान था और यदि वह गुप्ता परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता था तो इसका मतलब था कि इस रिश्ते से गुप्ता परिवार और विशेष रूप से आरुषि को बहुत कुछ मिलने वाला था। बेशक आरुषि ने माधव की जान बचाई थी, इसलिए वह उसके प्रति बेहद शांत स्वर में कहा। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कहा, चिंता मत करो, जब तुम लालवानी परिवार की बहू बन जाओगी तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। फिर उन्होंने आशीष की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का भी नहीं। ये कर्ज चुकाने जैसा था, लेकिन आरुषि को ये बदले जैसा महसूस हुआ। वह इतनी क्रोधित थी कि हंसने ही वाली थी। पिछली जिंदगी में दोनों परिवारों ने बड़ी आसानी से गठबंधन कर लिया था और उसे आशीष से बांध दिया था। उस समय उसके दिल में आशीष के लिए भावनाएं थीं, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। लेकिन इस बार वह ये हरगिज नहीं होने देगी। मैंने अभी अभी कहा कि मैं इनकार करती हूँ। आरुषि की आवाज सर्द थी और उसका लहजा पहले से भी कठोर। माधव जी, अगर आप सच में मुझ पर किए गए उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं तो बस मुझे पैसे दे दीजिए। इस तरह की घिनौनी बदले की तरकीब से मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इस घटिया बेटे से शादी करने से अच्छा मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी। उसने क्या कहा? आशीष का चेहरा तुरंत कड़क हो गया। उसने इस रिश्ते को घिनौना बदला और मुझे घटिया कहा था, यानी उसके लिए उससे शादी करना कोई सौभाग्य नहीं बल्कि एक सजा थी। जैसे वह उससे विवाह के विचार से ही घृणा करती थी। आशीष का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखें आरुषि पर एक तीखी आग लिए टिकी थीं। उधर कावेरी जल भूनकर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरुषि ने ऐसा क्या कर लिया कि कुछ ही दिनों में माधव की नजरों में इतनी खास बन गई। वह उसे सच में अभद्र औरत मान बैठी थी। कावेरी का चेहरा गुस्से से एकदम बिगड़ हो गया था, मानो वह अभी आरुषि को नोच खाएगी। पार्टी में मौजूद मेहमान भी स्तब्ध रह गए थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन की घटनाएं सचमुच बहुत मनोरंजक थीं। कुछ उत्सुक मेहमानों ने कावेरी की ओर देखकर धीमे से तंज कसा, ओह, लेकिन मुझे तो याद है कि गुप्ता परिवार की गोद ली हुई बेटी ही आशीष की बचपन की दोस्त थी, है ना? तो क्या हुआ अगर वो उसकी बचपन की दोस्त थी? आपने माधव लालवानी जी को सुना नहीं? एक धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहती है। गुप्ता परिवार की असली बेटी तो सिर्फ एक ही है। एक मेहमान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। वाह, अब मजा आएगा। गोद ली गई बेटी शादी के लिए मरी जा रही है और असली बेटी उसे सिरे से ठुकरा रही है। क्या ये वही इंसान की अलग अलग किस्मत नहीं है? ये ताने और उपहास से भरी नजरें किसी तलवार की तरह कावेरी के दिल को चीर रही थीं। उसका सारा अभिमान और आत्मसम्मान उस पल में एक मजाक बनकर रह गया। सहन न कर पाने की अवस्था में वह रोती हुई बाहर भाग गई। उसे इस हाल में देखकर मनोहर और मनीषा बुरी तरह घबरा गए। वे डर गए कि कहीं कावेरी अपनी हताशा में कोई गलत कदम न उठा ले। वे बस माधव की ओर देखकर कह पाए, शादी की बात बाद में करते हैं। अभी हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर माधव कावेरी के लिए रिश्ता लेकर आए होते तो यह एक खुशी का अवसर होता, लेकिन वह तो आरुषि के लिए आए थे। मनीषा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और उलझन साफ दिख रही थी। माधव ने सिर हिलाया। जाने से पहले उन्होंने आरुषि की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें वो उपहार पसंद आए जो मैंने कल भेजे थे? मनीषा एक बार फिर चौंक गई। क्या वे उपहार कावेरी के लिए नहीं थे? लगता था कि वे सारी बात ही गलत समझ बैठे थे। आरुषि का चेहरा निर्विकार था। उसने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इस तरह अंततः पार्टी समाप्त हुई। सभी मेहमानों को विदा करने के बाद मनोहर ने सिर पकड़ते हुए पूछा, क्या कावेरी मिली? नहीं, पता नहीं इतनी रात गए वह कहाँ चली गई। मनीषा बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। जब नौकर, बॉडीगार्ड और ड्राइवर पूरे गुप्ता निवास की तलाशी ले चुके तो आखिरकार वे कावेरी को विला के पीछे वाले तालाब के पास ढूंढ पाए। जब नौकरानियां उसे वापस लाईं तो वह पूरी तरह भीगी हुई थी। मनीषा का दिल धक से रह गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। जैसे ही कावेरी की नजर मनीषा पर पड़ी, उसने चिल्लाकर कहा, माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं इस तरह नहीं जी सकती। उसकी चीखें पूरे विला में गूंज रही थीं।
जब हमने कावेरी मैम को पाया, वो तालाब में कूदने ही वाली थी, एक नौकरानी ने बताया। शुक्र है कि हम समय पर पहुंच गए, वरना क्या होता कुछ कहा नहीं जा सकता था। इस जानकारी को पाते ही मनीषा का दिल तड़प उठा। उस रात मनोहर और मनीषा बारी बारी से कावेरी को संभालते रहे, डरते हुए कि कहीं वह दोबारा खुद को नुकसान न पहुंचा दे। कावेरी पूरी रात रोती रही। उसकी आंखें सूज गई थीं, आवाज बैठ गई थी। वह मनीषा का हाथ थामे लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, माँ, मैं आरुषि से कुछ नहीं छीनूंगी। मैं एक धोखेबाज हूँ। मुझे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी औकात पता है। लेकिन माँ, इस बार सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। मुझे आशु सच में बहुत पसंद है। रोते रोते कावेरी नींद में चली गई। मनोहर और मनीषा सुबह तक उसके कमरे से बाहर नहीं निकले। जब वे बाहर हॉलवे में पहुंचे, मनीषा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और धीरे से बोली, अगर जन्म के समय अदला बदली न हुई होती तो ये सारा झंझट ही नहीं होता। मनीषा को अब यहाँ तक लगा कि अगर आरुषि उनके जीवन में न होती तो उनका परिवार अब भी एक सुखी और संपूर्ण परिवार होता। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसे मनोहर की डांट सुनाई दी, तुम कैसी बातें कर रही हो? कावेरी तुम्हारी बेटी है, लेकिन क्या आरुषि भी तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हारा और उसका खून का रिश्ता है। माँ का दिल अपने हर बच्चे के लिए धड़कता है। अगर आरुषि ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो उसे कितना दुख होगा उसका अंदाजा भी है तुम्हें। मनीषा अचानक सिहर गई। शायद उसके विचार अनजाने में जुबान पर आ गए थे। तभी तो मनोहर जैसा शांत स्वभाव वाला इंसान भी उसे डांट गया। मगर मनीषा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी और जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, मैं मानती हूँ कि आरुषि मेरी सगी बेटी है, लेकिन मैंने कावेरी को बचपन से आज तक बड़ा होते देखा है। क्या उसे थोड़ा ज्यादा चाहना गुनाह है? मनोहर कुछ कहता, इससे पहले ही मनीषा फिर बोल उठी, क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया? मनोहर चुप हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वहीं उस मोड़ के पास एक इंसान था जो कि चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, और उसके होठों पर एक मुस्कान पसर गई। आखिर कौन थी वो? क्या माधव जबरदस्ती इस शादी को करवाएगा? आरुषि को गायब होना होगा। वहीं उस मोड़ के पास आरुषि चुपचाप दीवार से टिककर खड़ी थी और उनके हर शब्द को दिल में उतार रही थी। जैसे ही मनीषा और मनोहर आपस में बहस कर रहे थे, आरुषि मोड़ से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। वह सीधी उनके सामने आकर रुकी। मनोहर और मनीषा दोनों चौंक गए। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। आरु, तुम कब से यहाँ हो? मनीषा ने धीमे स्वर में पूछा। मैं तो यहीं थी, और वो भी शुरू से, आरुषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। उसकी मुस्कान ठंडी और दूर की थी, जिससे उसके असली जज्बातों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। मनोहर के सिर में हल्का दर्द होने लगा। इसका मतलब था कि आरुषि ने सब कुछ सुन लिया था। मनीषा ने दांत भींचे और ठान लिया कि अब सारी बात साफ कर ही देनी चाहिए। आरु, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए मिस गुप्ता, मैं सुन रही हूँ। आरुषि ने अपने कान को हल्के से छूते हुए कहा। मनोहर का दिल कसने लगा। उसने मनीषा को अलग ले जाकर धीरे से कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बेटी पहले ही हमसे बहुत दूर हो चुकी है? मनीषा ने अपने गुस्से को दबाया और जोर से बोली, अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो कह ही देती हूँ सब कुछ। आरुषि, कावेरी तुम्हारी बहन है। आज पार्टी में मैंने सबके सामने तुम्हारी असली पहचान बताई, पर यह कावेरी के लिए अन्याय है। लोग उसे अब धोखेबाज कहेंगे। वह बचपन से ही लाड़ प्यार में पली है, वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगी। मनीषा की लंबी सफाई को बीच में ही काटते हुए आरुषि ने कहा, सीधा मुद्दे पर आओ। मनीषा ने गहरी सांस ली और बोली, आरु, सब जानते हैं कि तुम्हारी बहन को आशीष पसंद है। वो दोनों साथ बड़े हुए हैं। वे बचपन के साथी हैं। सबको लगता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम माधव लालवानी के प्रस्ताव को गंभीरता से मत लो। सिर्फ इसलिए कि कावेरी को आशीष पसंद है, वह उसे छोड़ दे। आरुषि को अचानक हंसी आ गई, लेकिन जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले जन्म की सारी पीड़ा, अपमान और सारे दुत्कार उसी क्षण उमड़ पड़ी। मुस्कुराहट के बावजूद उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मानो उसकी आंखों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। एक हल्की सी हंसी के साथ, फिर खुद से तिरस्कार करते हुए वह बोली, माँ, अगर मुझे भी वो पसंद हो तो आप क्या करोगी? जब से आरुषि को गुप्ता परिवार में वापस लाया गया था, उसने कभी मनीषा को माँ कहकर नहीं पुकारा। यहाँ तक कि हाल ही में हुई पार्टी में भी जब मनीषा ने उम्मीद की थी कि वह उसे माँ कहेगी, आरुषि चुप रही थी।
और अब जब उसने पहली बार उसे माँ कहा तो वो भी इतने कड़वे और दिल तोड़ देने वाले लहजे में जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्या विडंबना थी ये। अब मनीषा की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे। वो दोनों बेटियों से प्यार करती थी, लेकिन उस पल उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। वो दोनों के प्रति खुद को दोषी महसूस कर रही थी। उसने अपना चेहरा ढांक लिया और रोने लगी। मनोहर ने गहरी सांस ली, अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और आरुषि से कहा, आरू, तुम्हारी माँ का वो मतलब नहीं था। उस बात को दिल से मत लगाओ। ऐसा मान लो जैसे कुछ सुना ही नहीं। पर क्या अब वो ऐसे बर्ताव कर सकती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? जब घाव लग चुका था तब क्या उसकी अनदेखी मुमकिन थी? जब दूरियां पहले ही पैदा हो चुकी थीं, तब क्या वह सब कुछ भूल सकती थी? आरुषि ने ठंडी आंखों से आंसू पोंछे। उसकी आंखों में झलकती कमजोरी पल भर में गायब हो गई। वो फिर से अपनी पुरानी, अनोटिस्ड और उदासीन रूप में लौट आए। मिस गुप्ता, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह बोली। मैं उस लालवानी साहब के बेहुदा विवाह प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और जहां तक आशीष की बात है, मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। इतना कहकर वह पलट गई और वहां से चल दी। लेकिन मनीषा की सिसकियां और भी गहरी हो गईं, जिसे देख मनोहर झुंझला उठा और बोल पड़ा, अब रो क्यों रही हो? यही तो तुम चाहती थी। क्या तुम भी मुझे ही दोष दे रहे हो? मनीषा ने मनोहर के सीने से सिर उठाया और अब उसकी आंखों में देखना शुरू अमर चुकी थी। उसकी आंखों में क्रोध था। क्या तुमने भी ऐसा ही नहीं सोचा था? उद्धरण चिन्ह। अरे ये क्या बात हुई? तुम ही तो उल्टा पुल्टा सोच रही हो। मनोहर ने कहा। मैं उल्टा सोच रही हूँ? जरा बताओ तो सही, कौन ज्यादा जिद्दी है यहाँ? दोनों, जो 20 साल से अधिक समय से एक दूसरे से प्रेम करते आए थे, आज पहली बार इस तरह बहस कर रहे थे। उधर लालवानी हवेली में भी एक और झगड़े की शुरुआत हो चुकी थी। आशीष, जो अचानक एक शादी के प्रस्ताव में घसीट लिया गया था, भीतर ही भीतर चिढ़ रहा था। वह गुस्से में अपने दांतों को पिसते हुए बोला, दादाजी, आपने मुझसे पूछे बिना ही गुप्ता परिवार से रिश्ता तय कर दिया, और वो भी ऐसी लड़की के साथ। ऐसी लड़की कैसी? माधव ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। ऐसी मतलब? आशीष के मुंह से आरुषि का नाम तक नहीं निकला। उसके मन में बस पार्टी का वो दृश्य घूम रहा था, आरुषि का खूबसूरत चेहरा और वह अपमानजनक बात जो उसने सबके सामने कही थी। आशीष ने पहले कभी ऐसा अपमान महसूस नहीं किया था। जो भी हो, वह गुस्से से बोला, मैं ये शादी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करूंगा। ओह! माधव ने बड़ी ही बेरुखी से सिर हिलाया और कहा, लेकिन क्या तुम्हारी राय की कोई अहमियत है? आशीष कुछ कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। लालवानी परिवार की सत्ता माधव के हाथ में थी, और जब तक वो उसे छोड़ नहीं देते, कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। दादाजी, आशीष धीमे स्वर में बोला, आपको आरुषि में ऐसा क्या दिखता है? उसके रूप के अलावा उसमें ऐसा क्या है कि वो मेरी मंगेतर बनने लायक हो? उसके जवाब पर माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और बोले, वो उपयुक्त है या नहीं, ये तय करने का अधिकार मेरा है। इस विवाह प्रस्ताव को कोई ठुकरा नहीं सकता, न तुम और न ही वो गुप्ता परिवार की लड़की। फिर एक ठंडी फुकार के साथ माधव वहां से चले गए। आशीष की आंखें थरथराईं, अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वह इसका विरोध कर सके। हालांकि वह माधव के विरुद्ध नहीं जा सकता था, पर आरुषि को पीछे हटाने का तरीका जरूर ढूंढ सकता था। एक ठंडी मुस्कान के साथ आशीष ने अपना फोन उठाया। हेलो, आरुषि गुप्ता की पूरी जानकारी इकट्ठा करो और सब कुछ उसकी यूनिवर्सिटी में भेज दो। मैं देखना चाहता हूं कि तब भी उसके पास कोई इज्जत बचती है या नहीं। उधर पार्टी के बाद कावेरी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। न खाने का मन था, न पीने का। वह बहुत थकी हारी और बेहाल लग रही थी। मनीषा बार बार उसे यही आश्वासन देती रही कि वह कभी भी माधव के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी, और अगर कभी लालवानी परिवार से रिश्ता जुड़ता भी है तो वह केवल कावेरी के लिए होगा, आरुषि के लिए नहीं। ये सुनकर कावेरी रोते हुए पूछ बैठी, माँ, क्या ये सच है? आप झूठ नहीं बोल रही ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर माधव लालवानी साहब नहीं माने तो? चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और मैं उनसे बात करेंगे। और फिर तुम और आशीष एक दूसरे से प्यार करते हो, कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मनीषा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी जाकर कावेरी की आंखों में कुछ राहत आए और वह हल्का मुस्कुरा पाए। जब कावेरी थोड़ी शांत हो गई, मनीषा कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद हर्षिता कमरे में खाने की ट्रे लेकर आए और गुस्से से बोली, आरुषि तो सच में बहुत नीच निकली। दूसरों के मंगेतर को चुराने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती।
अगर ऐसा इंसान इस घर से गायब हो जाए तो कितना सुकून मिलेगा। न गुप्ता परिवार में झगड़ा रहेगा और न ये हलचल। हर्षिता की बातों पर कावेरी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हाँ, अगर आरुषि कहीं गायब हो जाए तो तब वही गुप्ता परिवार की इकलौती राजकुमारी कहलाएगी और केवल वही बनेगी मिस लालवानी। आशीष को कोई उससे नहीं छीन पाएगा। लेकिन अगर आरुषि को हटाना है तो वह खुद कुछ नहीं कर सकती। ये काम किसी और से करवाना होगा, सुरक्षित और गुप्त तरीके से। तभी कावेरी के दिमाग में एक खतरनाक योजना आमहरी हो गया। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कावेरी ने हर्षिता से कहा, उसे फोन करके बुलाओ। किसे? हर्षिता हैरानी से पूछी, जिस पर कावेरी ने एक गहरी मुस्कान दी। आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है कावेरी? आरुषि को मनाली से गायब कर दो। एक हल्की मुस्कान के साथ कावेरी ने गुस्से से फुंकारती हर्षिता से कहा, सुकांत को कॉल करो और कहो कि मैं बीमार हूँ। सुकांत चौधरी परिवार से ताल्लुक रखता था और कावेरी का सबसे वफादार चापलूस था। पिछली रात जब कावेरी पार्टी से रोती हुई बाहर भागी थी तो सबसे पहले उसी ने उसका पीछा किया था। हालांकि कावेरी ने उसे कभी दिल से नहीं अपनाया, लेकिन एक वफादार दीवाना अपने आप में बहुत काम आता है। वह हर वह काम करता था जो कावेरी कहती। हर्षिता ने जैसे ही कॉल किया, सुकांत दौड़ा दौड़ा गुप्ता निवास पर पहुंचा। कावेरी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बिखरे हुए काले बाल और बीमार चेहरा उससे और भी अधिक निरीह और दुखी दिखा रहे थे। अपने प्यार की ऐसी हालत देख सुकांत घबराया हुआ बोला, कावेरी, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? दवा ली? तुम्हें इस हाल में देखकर दिल टूट रहा है। कावेरी ने ऐसे दिखाया जैसे वह चौंक गई हो। सुकांत, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता चला तुम बीमार हो। सुकांत उसका हाथ थामना चाहता था लेकिन झिझक गया। जब उसे याद आया कि यह सब उस पार्टी के बाद हुआ तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। कावेरी, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। कावेरी ने धीरे से सिर हिलाया और कड़वाहट से बोली, मेरे पास आहत होने का भी हक नहीं है। मैं तो बस किसी और की जगह पर बैठी एक धोखेबाज हूँ। किसने कहा ये? जो भी तुम्हें ऐसा कहे मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। तुम तो हमेशा से मेरे दिल की रानी हो। सुकांत की आंखों में जुनून था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना दिल निकालकर उसके सामने रख देगा। लेकिन कावेरी ने मुंह फेर लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहलाओ मत, मैं इस दर्द को कभी नहीं भूल सकती। जब तक आरुषि जिंदा है मैं हमेशा एक नकली ही रहूंगी। सुकांत कोई बेवकूफ नहीं था। वह तुरंत समझ गया। तो फिर बात साफ है। अगर आरुषि तुम्हें तकलीफ देती है तो उसे रास्ते से हटा दो। कावेरी, अब तुम ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। कावेरी की आंखों में भावुकता झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने हल्के से सिर हिलाया। सुकांत, ऐसा मत करो। चाहे जो भी हो, आरुषि फिर भी मेरी बहन है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करो। सुकांत को उसके शब्दों का ज्यादा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जब कावेरी ने उसका नाम पुकारा तो उसका मन खुशी से भर उठा। 1 साल से भी ज्यादा समय से वह कावेरी के पीछे लगा था। नर्म बातों से लेकर छोटे बड़े उपहारों तक सब कुछ किया, लेकिन कभी उसे एक मुस्कान तक नसीब नहीं हुई। और आज इस भावुक क्षण में जब उसने उसका नाम लिया, अगर अब वह कुछ नहीं करता तो कब करता? संकल्प के साथ सुकांत ने अपने सीने पर हाथ मारा। कावेरी, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो गुप्ता निवास से बाहर निकल गया। सुकांत गुप्ता निवास से बाहर निकलते ही अपने एक गुर्गे को कॉल करने लगा। संयोग से उसका एक आदमी था ललित, वही सूदखोर जिसने सचिन गुप्ता को कर्ज दिया था। ललित, मुझे तुझसे एक काम है। उसने सिगरेट निकाली, लेकिन फिर याद आया कि कावेरी को धूम्रपान पसंद नहीं, तो उसने उसे फेंक दिया। एक लड़की है जिसका नाम है आरुषि गुप्ता। जो करना पड़े कर, मुझे वो मनाली से गायब चाहिए। फोन के दूसरी ओर ललित चौंका, क्योंकि ये नाम उसे जान पहचाना लगा। जिसके बाद उसने पूछा, चौधरी साहब, आप उसी असली उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं जो हाल ही में गुप्ता परिवार से जुड़ी है? हाँ। स्पष्ट जवाब मिलते ही ललित मुस्कुराया और अपनी जांघ पर थपकी मारते हुए बोला, चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, अब आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। जब से आरुषि गुप्ता परिवार में लौटी थी, तब से सचिन गुप्ता एक कंगाल जुआरी से करोड़पति बन गया था। उसने न केवल अपने सारे कर्ज चुका दिए, बल्कि अब तो कभी किसी महिला को महंगे उपहार देता, तो कभी किसी कैसीनो में लाखों उड़ाता। ललित लगातार सचिन के जरिए आरुषि को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ से मौके फिसलते रहे। अब उसे एक नया रास्ता मिल गया था। बस साफ सुथरा काम होना चाहिए। काम पूरा होते ही अच्छा इनाम मिलेगा, सुकांत ने कहा।
कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कॉल खत्म हुआ, ललित ने अपने एक आदमी को बुलाया। पता करो कि आरुषि गुप्ता इस वक्त कहाँ है। उस पर नजर रखो और जैसे ही वो अकेली मिले उसे उठा लो। उसकी बात सुनते ही उसका एक आदमी थोड़ा झिझका, लेकिन मालिक, आरुषि तो गुप्ता परिवार की उत्तराधिकारी है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम इसके पीछे हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। किसे फर्क पड़ता है? ललित ने चिल्लाए हुए कहा, सुकांत चौधरी हमारे साथ है, गुप्ता परिवार हमें छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। सच तो ये था कि सुकांत चौधरी का परिवार मनाली की 4 सबसे प्रतिष्ठित खानदानों में से एक था और गुप्ता परिवार की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली भी था। ललित का आदमी सिर खुजाने लगा। वह कहना चाहता था कि माधव के अंदर आरुषि को अपनी पोती बहू बनाने का जुनून है और इस हरकत से हम लालवानी परिवार को भी नाराज कर सकते हैं। लालवानी परिवार उन 4 परिवारों में सबसे ऊपर था। 100 साल पुराना राजसी वंश, जिसकी दौलत और रसूख ने चौधरी परिवार को कहीं पीछे छोड़ दिया था। लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही ललित ने उसे लात मार दी। समय बर्बाद मत कर, जा और काम कर। अभी गया। वह आदमी घबरा कर लुढ़कता गिरता वहां से निकल गया। उधर जब से वो शानदार भोज समाप्त हुआ था, गुप्ता निवास की वो पुरानी शांतिपूर्ण हवा बिखर चुकी थी। मनीषा और मनोहर के बीच तब से अनबोलापन था। सच कहें तो ये एक तरफा जंग थी जो मनीषा लड़ रही थी। मनोहर के लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब उसकी सारी ममता कावेरी के लिए थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उसी के साथ वह अपने ब्यूटी सैलून की देखरेख में भी व्यस्त रहती। उधर जब से आरुषि ने अपने माता पिता की बहस सुन ली थी, तब से दोनों ही उससे आंखें चुराते थे। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वे कभी आमने सामने नहीं आते। उन्हें अपराधबोध था, पर घर की नौकरानियों को ये साफ दिखता कि आरुषि को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था। मिस गुप्ता कितनी बेचारी है, एक नौकरानी ने धीमे स्वर में कहा। न बाप ध्यान देता है, न माँ। उसके पास बस यही पहचान है कि वो असली वारिस है। सच कहा, दूसरी बोली, चाहे खून का रिश्ता हो, लेकिन वो लगाव कहाँ जो सालों की परवरिश में बनता है। उसी वक्त हर्षिता खाने की ट्रे लिए वहां से गुजरी और उनकी बात सुनते हुए ताना मारते हुए बोली, ओहो, और उसकी वो मर्दों को फांसने की कला मत भूलो। उसकी बात सुनते ही ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों के पास काम करती नौकरानियां घबरा गईं। आवाज धीमी रखो, मिस गुप्ता ऊपर हैं, कहीं उन्होंने सुन लिया तो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर्षिता ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। मिस गुप्ता, उसे ज्यादा से ज्यादा मिस चालबाज कहो। और दूसरा क्या तरीका होगा जिससे उसने मिस्टर माधव लालवानी को मोहित कर लिया कि कावेरी को छोड़कर उसी को अपनी पोती बहू बनाने की जिद पकड़ ली। हर्षिता गुस्से में बड़बड़ाती रही और उसे पता भी नहीं चला कि ऊपर से एक बारीक सफेद पाउडर गिर रहा था। उसमें से एक कण सीधे उसके मुंह में जा गिरा। जिसे उसने थूका तभी कोई कड़वा स्वाद महसूस हुआ, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद भूल रही होगी, उसने सोचा, और फिर से आरुषि के खिलाफ जहर उगलने ही वाली थी कि एक नौकरानी ने भयभीत होकर उसकी ओर इशारा किया। तुम्हारा चेहरा अचानक इतना सूजा हुआ क्यों लग रहा है? क्या? हर्षिता कुछ जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने कुछ अजीब महसूस किया और भागती हुई शीशा ढूंढने लगी। जो चेहरा उसे वापस घूर रहा था वो किसी सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ था। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। ये उसके चेहरे को क्या हो गया था? उसके होंठ तो जैसे सॉसेज बन गए थे। घबराते हुए हर्षिता पीछे हटी और गिर पड़ी। गिरते गिरते उसकी निगाह दूसरी मंजिल पर खड़ी आरुषि पर पड़ी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कली भाव नहीं था, पर उसकी आंखें जैसे बर्फ सी ठंडी थी। वो अभी अभी आरुषि की बुराई कर रही थी और अब खुद उसका चेहरा सुअर जैसा हो गया था। क्या ये आरुषि का किया हुआ था? डर और गुस्से की मिली जुली लहर उसके अंदर दौड़ गई। तभी नताशा वहां आ गई और स्थिति को परखा। ये किसी तीव्र एलर्जिक रिएक्शन जैसा लग रहा है। कुछ दवाई ले लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हर्षिता को थोड़ी राहत मिली। उसने दोबारा ऊपर देखा तो आरुषि अब लिविंग रूम की ओर जा चुकी थी। इस बार भी आरुषि गुप्ता हमेशा की तरह शांत और संयमित बनी रही। नौकरानियों की दया और तिरस्कार से भरी मिली जुली निगाहों को उसने पूरी तरह अनदेखा किया और रोज की तरह वह घर से बाहर निकल पड़ी। नताशा ने अपनी भतीजी को सख्त लहजे में डांटा, ये सब उसी का नतीजा है, जब इंसान को अपनी जबान बंद रखने का शऊर नहीं होता। अब से मिस गुप्ता के पीछे बुराई करने की जरूरत नहीं है, समझी? हर्षिता ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। आरुषि रोज की तरह सीधे हामनी मेडिकल सेंटर की ओर बढ़ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे काम पर जाना ही था।
मेडिकल सेंटर में कदम रखने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। न जाने क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उस पर नजर रखे हुए है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने फिर से सामने देखा, लेकिन उस पल में किसी ने न उसकी आंखों की चमक देखी और न ही उसके होठों पर उभरी हल्की सी मुस्कान को। अपनी पिछली जिंदगी में इसी समय के आसपास कावेरी ने आरुषि को रास्ते से हटाने के लिए सुकांत की मदद से एक अपहरण की साजिश रचवाई थी। लेकिन साजिश का शिकार खुद कावेरी बन गई और सारा दोष आरुषि पर आ गया। इस घटना ने मनीषा और मनोहर को बुरी तरह क्रोधित कर दिया था। वो आरुषि से रिश्ता तोड़ने तक का मन बना बैठे थे। हालांकि खून का रिश्ता होने के कारण उन्होंने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिया, लेकिन उनके दिलों में नाराजगी हमेशा बनी रही। लेकिन इस बार अब जब माधव ने सार्वजनिक रूप से अपने परिवार को गुप्ता परिवार से जोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी, तो तय था कि कावेरी अपना आपा खो चुकी होगी। अब वो आरुषि को फंसाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उसे हमेशा के लिए गायब करना चाहती होगी। आरुषि के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभरी। वह इस घड़ी का बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी। जिसके बाद आरुषि हामनी मेडिकल हॉल के अंदर गई, पर अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखें जैसे हैरानी से बड़ी हो गई। आखिर क्या देखा आरुषि ने जिसके कारण वो हैरान हो गई? आरुषि का पहला पेशेंट, देश का सबसे ताकतवर आदमी। आरुषि गुप्ता ने हामनी मेडिकल सेंटर में कदम रखा जैसे उसे किसी की भी घूरती निगाहों की कोई परवाह न हो। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर चली आई। काम आसान था। पिछली जिंदगी में उसने ये नौकरी बस कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने और बेकार पड़ी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए की थी, ताकि वह खुद पर प्रयोग कर सके। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने अपना छोटा स्टोव सेट किया, करणवीर जोशी वहां आ पहुंचे और उसे इशारे से बुलाया, आरू इधर आओ, हमें एक होम विजिट पर जाना है। करणवीर ने जिस लहजे में उसे आरू कहा, उसे सुनकर पास खड़े सभी प्रशिक्षु और वरिष्ठ चिकित्सक स्तब्ध रह गए। कुछ पल की चुप्पी के बाद फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। तो ये मिस्टर जोशी सीनियर की नातिन है, वही असली वारिस जिसे गुप्ता परिवार हाल ही में वापस लाया है। बधाई हो मिस्टर जोशी सीनियर, क्या संयोग है। आरुषि पिछले 1 साल से यहाँ पार्ट टाइम काम कर रही है और हमें पता ही नहीं चला कि वह आपकी नातिन है। तब आरुषि शालीनता से उनके पास पहुंची और बोली, नमस्ते नाना जी। करणवीर ने बस एक हल्की सी हाम की आवाज में जवाब दिया, पर उनका सख्त चेहरा थोड़ी देर के लिए नरम पड़ गया। हर कोई जानता था कि वे आयुर्वेद के मास्टर हैं, जहां भी जाते हैं सम्मान से नवाजे जाते हैं। फिर भी वे अक्सर एक उत्तराधिकारी न होने का अफसोस जताते थे। उनकी सबसे छोटी बेटी मनीषा को चिकित्सा में कोई रुचि नहीं थी और वह हमेशा उनके विरुद्ध चली, जिससे उनके संबंधों में खटास आ गई। वहीं उनके दोनों बेटे किसी काम के नहीं निकले, उनमें कोई प्रतिभा नहीं थी। अब जब आरुषि जैसी होनहार लड़की सामने थी, तो करणवीर उसमें संभावनाएं देख रहे थे। आरुषि ये समझती थी, लेकिन साथ ही वह ये भी जानती थी कि उसकी अपनी योग्यता ऐसी है कि वह अपने नानाजी को भी कुछ सिखा सकती है। पूरा दिन वह करणवीर के साथ मरीजों का इलाज करती रही। वे उसे पारंपरिक विधियां सिखाते रहे और आरुषि ध्यान से सब देखती रही। आखिरी मरीज की फाइल बंद करते हुए करणवीर ने पूछा, आरू आज कुछ सीखा? कोई सवाल हो तो बेहिचक पूछो। आरुषि थोड़ी झिझकी। वह अपने मन की बात कहने ही वाली थी कि उनकी विधियां कितनी उलझी हुई हैं, लेकिन फिर चुप रह गई। उसने अभी अभी उन्हें 2 मरीजों का एक्यूपंक्चर से इलाज करते देखा था। उनकी तकनीकें बेशक उच्च स्तरीय थीं, पर आवश्यकता से अधिक जटिल भी। जहां 3 सुइयों की जरूरत थी, वहां वह जानती थी कि वह एक सुई से ही बेहतर परिणाम दे सकती थी। पर अगर वह ये बात जाहिर करती तो वहां हंगामा खड़ा हो जाता। आरुषि एक ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी जहां वह अपनी प्रतिभा स्वतंत्र रूप से दिखा सके। वह चाहती थी कि हामनी मेडिकल सेंटर में उसका स्थान पक्का हो और वह घर पर इलाज के लिए जाने वाले मामलों में हिस्सा बांट सके। ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता था। पर उसे क्या पता था कि उसका वह मौका अब बस आने ही वाला था। सूची में अब बस एक अंतिम होम विजिट बची थी। पता था, मनाली का एक ऐसा इलाका जहां जमीन का हर इंच बेहद कीमती था। वहां पहुंचने के बाद आरुषि गुप्ता ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ सावधानी से लगाए गए कैमरे दिखे, पर न कोई बॉडीगार्ड था, न ही कोई नौकर चाकर। बस एक उम्रदराज बटलर रास्ता दिखा रहा था। अंदर पहुंचने पर बटलर, जिसका नाम विनोद चौहान था, वो अपना गला साफ करते हुए बोला, राघव कपूर किसी बाहरी से नहीं मिलते। मिस्टर जोशी सीनियर के अलावा सिर्फ एक सहायक अंदर जा सकता है। बाकी लोग पहली मंजिल पर इंतजार करें। थोड़ी देर सोचने के बाद करणवीर जोशी ने तय किया कि वह आरुषि को अपने साथ ले जाएंगे।
जिसके बाद विनोद उन्हें दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले गया। वह कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें ग्रे रंगों की छाया लिए हुए एक आधुनिक और न्यूनतम डिजाइन था। सब कुछ साफ और ठंडा सा महसूस होता था। मिस्टर कपूर अंदर हैं, कृपया भीतर आइए। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, आरुषि ने झपकते हुए एक नजर डाली। खिड़की की झुकी हुई पर्दों से धूप छनकर आ रही थी और बिस्तर पर बैठा एक व्यक्ति उस रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था। उसकी लंबी गहरी आंखों में एक बेचैन कर देने वाली तीव्रता थी। होंठ फीके और कसकर भींचे हुए थे, जिससे उसके चेहरे पर एक डराने वाला आभास था। क्या वह राघव कपूर था? आरुषि की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह लगभग पलटकर भाग ही पड़ी थी। उसके गले को दबोचती उस पुरानी याद ने एक बार फिर उसे हिला दिया, जैसे उसके शरीर की हर नस सचेत हो उठी हो। लेकिन राघव की नजरों में उसकी यह घबराई हुई मुद्रा किसी डरी हुई बिल्ली जैसी थी, जो कभी भी झपट सकती थी या भाग सकती थी। उसने एक भौं उठाए और आश्चर्य धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान में बदल गया। उसकी नजरें अब आरुषि पर टिक चुकी थीं। तुम इधर आओ, राघव ने कहा। पर आरुषि ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आखिरकार उसने कोई नाम तो लिया नहीं था, तो इसमें उसकी कोई गलती तो थी नहीं। पर करणवीर जोशी अनभिज्ञ ही रहे और आगे बढ़कर राघव कपूर की नब्ज देखने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारी छोटी सहायक से करवा लो। आरुषि गुप्ता उस वक्त चिकित्सा किट थामे खड़ी थी और सहायक के रूप में ऊपर आई थी। करणवीर ने भौहें चढ़ाईं। मिस्टर कपूर, मेरी सहायक अनुभवहीन है, वो गलत निदान कर सकती है। बेहतर होगा कि मैं ही देखूं। जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ उसी से जांच करानी है, राघव ने एक सुस्त सी लहजे में कहा, लेकिन आखिरी शब्दों पर खास जोर था। जो अनजान होते उन्हें ये बात छेड़खानी जैसी लगती, लेकिन कमरे में तनाव का माहौल भारी हो गया था। करणवीर विरोध करने ही वाले थे कि आरुषि ने बीच में कहा, दादाजी, मुझे करने दीजिए। तुम? करणवीर स्पष्ट रूप से झिझक गए। उन्हें उसकी क्षमता पर संदेह था, लेकिन आरुषि ने कुछ नहीं कहा। यह उसका मौका था खुद को साबित करने का। वह आगे बढ़ी, बिस्तर के पास आधे घुटनों पर बैठी और राघव की तीव्र नजरों से नजर मिलाते हुए उसके हाथ की कलाई पकड़ी। उसके शरीर में चोट थी, पर एक बहुत गंभीर नहीं, लेकिन हाथ खींचते हुए आरुषि ने कहा, आप घायल हैं। जिसने भी ये चोट दी, उसके हथियार पर जहर था। ये जहर अभी फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमें तुरंत एक्यूपंक्चर के जरिए उसे बाहर निकालना होगा और फिर चीरा लगाकर अंदर से उसे हटाना पड़ेगा। राघव जरा भी चौंका नहीं, बस सुस्त अंदाज में सिर हिलाते हुए अपनी शर्त उतार दी, मानो उसे पहले से सब पता हो। आरुषि ने चिकित्सा किट से एक स्टेलाइज्ड स्कैल्पल निकाला और सिल्वर की सुइयों की एक कतार सजा दी। शुरू करने से पहले करणवीर ने बेचैनी से उसे यह बताना शुरू किया कि किस एक्यूपंक्चर बिंदु से शुरुआत करनी चाहिए ताकि जहर निकाला जा सके। वे खुद ही आगे बढ़ जाना चाहते थे, लेकिन आरुषि ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सधे हुए हाथों से राघव के कंधे पर पहले से टाँके लगे घाव को फिर से काटा और चतुराई से घाव के चारों ओर सुइयां चुभो दी। गहरे रंग का खून फूट पड़ा। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन राघव की पलक तक नहीं झपकी। आरुषि ने आत्मविश्वास से भरकर पूरी स्थिरता से जहर निकाला, घाव को टाँका और सुइयों से सटीक इलाज किया। उसके हाथ इस पूरे वक्त बिल्कुल भी कान पे नहीं। उसकी आंखें नीची थीं, ध्यान पूरी तरह से उपचार में केंद्रित था। वह शांत थी, लेकिन भीतर एक दृढ़ निश्चय की आग थी। राघव कपूर की चोट उसके कॉलरबोन के ठीक नीचे थी, दिल के बेहद करीब। इस कारण आरुषि गुप्ता को झुकना पड़ा, मजबूरन उसके बहुत पास, ताकि वह घाव को ठीक से टाँके। उसकी सांसें कभी कभी राघव के सीने से छू जाती। इलाज के दौरान राघव जैसे खुद को भूल गया था। वह खुलकर आरुषि के चेहरे को देख रहा था। हर बार जब आरुषि ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें राघव की गहरी रहस्यमयी आंखों से टकराईं, जिनमें शरारत, जिज्ञासा और एक निडर आकर्षण साफ झलक रहा था। हो गया, आरुषि ने आखिरकार कहा और अपने कदम पीछे खींच लिए। राघव ने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन लगाए। उसका हर एक हाव भाव संयमित और स्थिर था, लेकिन भीतर दबी हुई इच्छा की एक लहर भी साथ चल रही थी। आरुषि की निगाहें अनजाने में उसके चौड़े कंधों और उभरे हुए सीने पर चली गईं, फिर तुरंत ऊपर उठ गईं, और उसके गालों पर एक हल्का सा गुलाबीपन उभर आया। उधर करणवीर जोशी अभी भी उस स्थिति में छुपे तनाव से अनजान थे। वे तो अब तक आरुषि की तेजी और निपुणता से स्तब्ध थे। उन्होंने उसकी सुइयों के प्रयोग को देखा और चौंक उठे। यदि उन्होंने ठीक पहचाना था, तो वह तकनीक प्राचीन पंचतत्व एक्यूपंक्चर थी। ऐसी प्राचीन चिकित्सा विद्या अब शायद ही कहीं देखने को मिले।
स्वयं करणवीर, जो चिकित्सा जगत के सिद्धहस्त माने जाते थे, उसे भी ये तकनीक केवल एक बार वर्षों पहले देखने का अवसर मिला था, और अब ये कला उनकी अपनी नातिन में जीवंत हो उठी थी। करणवीर की दाढ़ी उत्तेजना से हल्के हल्के कांप उठी और उनके चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान फैल गई। आरुषि ने अपना चिकित्सा किट समेटा, करणवीर के भावुक चेहरे की ओर ध्यान नहीं दिया और राघव से कुछ भी कहे बिना बाहर निकलने लगी। वह जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक पुरुष से दूरी बनाना चाहती थी। सामने का दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, उसने राहत की सांस ली, पर उसे नहीं पता था कि हवेली की दूसरी मंजिल पर खड़ा राघव अब भी उसकी जाती हुई छवि को फेडिंग लाइट में देख रहा था। काफी देर बाद उसने अपनी बंधी हुई पट्टी की ओर देखा। जख्म ढका हुआ था, लेकिन वह जगह जहां आरुषि की सांसें छूकर गई थी अभी भी हल्की सी सिहरन दे रही थी, जैसे कोई पंख ने उसे छू लिया हो। उधर होमनी मेडिकल सेंटर लौटते वक्त करणवीर जोशी का चेहरा जैसे खुशी से दमक रहा था, मानो उन्होंने कोई बड़ी लॉटरी जीत ली हो। उनके गर्व की झलक उनकी बातों और चाल ढाल से साफ झलक रही थी। साथ चल रहे वरिष्ठ चिकित्सक आपस में नजरें बदलने लगे, ये सोचते हुए कि आखिर हवेली में ऐसा क्या हुआ जिससे करणवीर इतनी खुशी में थे। ज्यादा देर नहीं लगी जब करणवीर ने सब कुछ विस्तार से बता दिया और पूरे कमरे में हैरानी की लहर दौड़ गई। पंचतत्व एक्यूपंक्चर। जोशी साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना? ये नामुमकिन है। वो तकनीक तो बरसों पहले लुप्त हो चुकी है। उसका ग्रंथ भी आग में जल चुका था, अब वो कहाँ से आ गई? सही कहा जोशी साहब, हो सकता है आपने कुछ और देखा हो। करणवीर शांत हो गए। मैंने जो देखा वही कहा। पंचतत्व एक्यूपंक्चर का उद्देश्य विष को बाहर निकालना होता है। मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर अब तक मेरा दिमाग ठीक काम करता है। उन्होंने अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए जोश में कहा, मेरी नजरें तेज हैं और मैंने सब खुद देखा है। अब उनके शब्दों से संशय की लहर धीरे धीरे कम होने लगी। चिकित्सकों की आंखों में अब संदेह, जिज्ञासा और थोड़ी ईर्ष्या झलकने लगी और सारी निगाहें आरुषि गुप्ता की ओर मुड़ गईं। पर आरुषि बिल्कुल शांत रही। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रस्ताव रखा कि उसे भी होमनी मेडिकल सेंटर के घर बुलावे हाउस कॉल्स में अपना नाम इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। पढ़ाई उसकी प्राथमिकता थी, लेकिन उससे अपना अभ्यास भी करना था और साथ ही इलाज की फीस भी बांटी जाए, 50% हिस्सा उसके नाम। करणवीर ने कुछ क्षण सोचा, फिर न सिर्फ उसकी बात मानी बल्कि उद्धरण चिन्ह। करणवीर की बात पर आरुषि का चेहरा जैसे हैरानी से खुल गया। आखिर किस कारण करणवीर का चेहरा हैरानी से खुल गया? आरुषि किडनैप। करणवीर ने कुछ क्षण सोचा, फिर न सिर्फ उसकी बात मानी बल्कि प्रस्ताव को और बेहतर बना दिया। तुम्हें 70% मिलेगा और मेडिकल सेंटर को 30। लेकिन एक शर्त है, तुम हर हफ्ते में एक दिन मेरे घर आओगी और मेरी लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों का अध्ययन करोगी, जिसमें तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकती हो। जोशी परिवार की चिकित्सा विरासत पीढ़ियों से चली आ रही थी और उनकी लाइब्रेरी में दुर्लभ चिकित्सा ग्रंथ, रिकॉर्ड्स और रिसर्च पेपर रखे थे। लेकिन ये सब सिर्फ परिवार की अगली पीढ़ी के लिए ही उपलब्ध होते थे। करणवीर की यह घोषणा मानो एक विस्फोट की तरह हुई। सीनियर फिजिशियंस की आंखें फटी रह गईं और वे आरुषि की ओर देखने लगे, वो भी संदेह और असहमति से भरी निगाहों से। वे सालों से चिकित्सा साधना कर रहे थे, वर्षों से यह सपना देख रहे थे कि एक दिन वे भी करणवीर के निर्देशन में अध्ययन करेंगे। और अब एक नई लड़की, बस इसलिए कि वह उनकी नातिन है, एक ही झटके में इतनी बड़ी सुविधा पा गई। वो सब ये कैसे स्वीकार कर पाते? लेकिन भीतर ही भीतर जलते हुए भी किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आरुषि को इन जलती निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर ये तो कुछ किताबें पढ़ने की बात थी, जो उसे और आगे ही ले जाएगी। इसी कारण उसने सहजता से हामी भर दी। जब समूह वापस होमनी मेडिकल सेंटर पहुंचा, तब शाम के 5:30 बज चुके थे। करणवीर ने आरुषि को घर भेजने का इरादा किया, पर उसने इनकार कर दिया। मैं थोड़ी देर टहल लूंगी, फिर घर चली जाऊंगी। अच्छी बात है, जवान लड़की को थोड़ा घूमना चाहिए, अपनी पसंद की चीजें खरीदनी चाहिए। करणवीर कुछ दूर मीटिंग में जाने लगे, लेकिन फिर मुड़कर बोले, बहुत देर मत करना। मनाली में इन दिनों कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का गिरोह छिपा हुआ है। खतरनाक लोग हैं, संभल कर रहना। चिंता मत कीजिए नानाजी, आरुषि ने मुस्कुराकर कहा। एक हल्की मुस्कान के साथ आरुषि गुप्ता ने अपने दादा को जाते हुए देखा, फिर मेडिकल सेंटर के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ गई, जहां जड़ी बूटियां तैयार की जाती थीं। एक कोने में बेकार समझकर फेंकी गई सामग्री का ढेर लगा था, जिसे सेंटर रोजाना निकाल फेंकता था। लेकिन आरुषि के लिए ये चीजें किसी खजाने से कम नहीं थीं।
वह इन्हें चुन चुनकर इकट्ठा कर सकती थी और इनसे अपने लिए सुरक्षात्मक जहर तैयार कर सकती थी, बिना किसी खर्च के, बल्कि शायद मुनाफे के साथ। जैसे ही वह मेडिकल सेंटर से बाहर निकली, एक परिचित सी अनुभूति ने फिर से उसे घेर लिया। कोई उसे देख रहा था। उसने भौं चढ़ाए और जड़ी बूटियों के साथ एक छोटा फोल्डिंग चाकू भी अपनी जेब में रख लिया। सड़कें चहल पहल से भरी थीं, लोग अपने अपने कामों में लगे थे। इसी कारण आरुषि ने जानबूझकर एक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गई, ताकि जो उसका पीछा कर रहे थे वे सामने आ सकें। कुछ ही दूरी पर ललित और उसके साथी, जो कि अंधेरे में छिपे बैठे थे। जैसे ही उन्होंने आरुषि को एकांत की दिशा में जाते देखा, उनकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। पूरा दिन इंतजार किया, अब मौका मिला है, चलो। जैसे ही आरुषि तीसरी गली पार कर रही थी, एक वैन अचानक सामने आकर रुकी। दरवाजे खुलते ही दो हट्टे कट्टे आदमी बाहर कूदे और उसे जबरन खींचकर वैन के अंदर ले गए। दरवाजा जोर से बंद हुआ और वैन तेजी से दौड़ पड़ी। आसपास कोई राहगीर नहीं था, केवल एक चौराहे पर एक सुरक्षा कैमरा था जो चुपचाप ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही आरुषि को वैन में घसीटा गया, उसके चेहरे पर एक कपड़ा डाल दिया गया। उसने तुरंत सांस रोक ली ताकि कोई भी गंध अंदर न जाए, और फिर होश खोने का नाटक किया। आगे सीट पर बैठा ललित कैमरे को देखकर चिल्लाया, तेज चलाओ, अगर गुप्ता परिवार को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। जिसके बाद वैन ने मनाली शहर की सीमाओं को जल्दी से पार किया और फिर जब वे बाहरी इलाके में पहुंचे तो रफ्तार धीमी हो गई। अब वे सुरक्षित थे। अगर गुप्ता परिवार को आरुषि की गुमशुदगी का अंदाजा भी लग जाए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुरक्षित महसूस करते ही ललित ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और बोला, अब पकड़ी गई न बदमाश लड़की। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। आरुषि सामने बैठी थी, जबकि जो दो गुंडे उसे काबू में रखने के लिए भेजे गए थे वे जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके मुंह से झाग निकल रही थी। आरुषि ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, लगता है पिछली बार की चोट से तुम्हें कोई सबक नहीं मिला। उस पुराने हादसे का जिक्र होते ही ललित के सिर में जैसे बिजली सी कौंध गई। पिछली बार आरुषि ने उसके सिर पर कुछ दे मारा था और उसे 17 टांके लगवाने पड़े थे। उसका चेहरा गुस्से से स्याह हो गया। उसने हाथ उठाया, इस बार तो सबक सिखाकर रहूंगा, पकड़ो इसे। लेकिन उसके पास कुल मिलाकर बस 3 गुंडे थे, जिनमें से 2 पहले ही बेहोश थे और तीसरा ड्राइवर था। अब एक साथ हमला करो, वह चिल्लाया और वह ड्राइवर के साथ आरुषि की ओर लपका। लेकिन ठीक उसी समय आरुषि ने दरवाजे को इतनी ताकत से बंद किया कि ललित का आधा शरीर अंदर और आधा बाहर ही था। धातु के पैनल की टक्कर से जो आवाज आई, जिसके कारण ललित दर्द से चीख उठा। बाकी गुंडा ये देखकर चुपचाप पीछे से वार करने की कोशिश करने लगा। उसकी चल को भांपते ही आरुषि गुप्ता ने अपनी कलाई झटका दी और 2 चांदी की सुइयां हवा में लहराती हुई निकल पड़ी। सामने खड़ा गुंडा झुक गया, लेकिन सुइयां अपने निशाने पर लगी, बिल्कुल उसके कंधे पर। एकदम सटीक वार। उसका शरीर अकड़ गया और वह वहीं जम गया। फिर वो पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ। आरुषि बिल्कुल निश्चिंत अंदाज में वैन से बाहर निकली। ललित के चेहरे पर छटपटाहट और हताशा साफ झलक रही थी, जिसे देख आरुषि ने एक हल्की सी दोस्ताना लात मारी और मुस्कुराकर पूछा, अब समझ में आया या और समझाऊं? ललित, हमेशा की तरह जिद्दी, अब भी कुछ नहीं बोला, पर चुपके से जमीन से मिट्टी उठाकर आरुषि के चेहरे पर फेंकने की तैयारी करने लगा। लेकिन आरुषि कोई भोली लड़की नहीं थी। उसने उसकी हरकत पहले ही भांप ली और एक और लात मार दी, जिस कारण ललित दर्द से कराह उठा और मिट्टी जमीन पर गिर गई। आखिरकार ललित ने मिन्नत की, मिस गुप्ता, ये कुछ निजी नहीं है। ऊपर से आदेश है, आपको रास्ते से हटाना था। अब जब मैं काम पूरा नहीं कर पाया, तो क्या हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं? आरुषि के चेहरे पर हिकारत भरी मुस्कान आ गई। अगर हालत उल्टी होती, क्या ये लोग उसे छोड़ते? बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए घातक इरादे की चमक कौंधी। ललित जैसे कई सालों से इस धंधे में था, वो तुरंत समझ गया कि आरुषि इस बार सच में उसे मार डालने का मन बना चुकी है। जान बचाने की तीव्र इच्छा में उसने पीछे हटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो कोई रास्ता तलाशने लगा। उसी पल सुनसान सड़क पर धूल उड़ती दिखाई दी। 2 पिकअप ट्रक धड़धड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, जैसे उनका पीछा कर रहे हों। उनके पीछे एक तीसरी गाड़ी भी पूरे वेग से चली आ रही थी। उन्हें अपने करीब आता देख आरुषि ने मन ही मन गाली दी। उसके कुछ करने से पहले ही दोनों पिकअप ट्रक उसके चारों ओर रुक गए और देखते ही देखते कई काली बंदूकों की नलियां उसकी तरफ तनी हुई थीं। कौन है ये लोग? मैं राघव कपूर की प्रेमिका हूँ। हमलावरों ने जीन्स की जैकेट पहन रखी थी और उनके चेहरे पर घनी दाढ़ियां थीं।
उनमें से एक के चेहरे पर गहरी चोट का निशान था। आरुषि ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही कुख्यात अपराधी थे जिनके बारे में खबरों में बताया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े जिनके सिर पर करोड़ों का इनाम था। अब आरुषि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो खुद चलकर खतरे के मुंह में आ गई थी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ उठा दिए, एक आत्मसमर्पण के संकेत के तौर पर। केवल वही नहीं, बल्कि ललित, उसका अचेत साथी और वैन में झाग छोड़ते हुए पड़े दोनों गुंडे भी अब इन हथियारबंद अपराधियों की गिरफ्त में थे। बंदूकें उनके सिरों पर तनी हुई थीं। ललित कांपते हुए लगभग पेशाब कर बैठा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसके साथी भी रोने लगे, कृपया हमें मत मारिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। चुप रहो, एक शब्द और बोला तो यही गोली मार दूंगा, गिरोह के सरगना ने गरजते हुए कहा। अब माहौल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। डर की लहर ने ललित और उसके साथियों को बिल्कुल सुन्न कर दिया था। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और शरीर कांप रहे थे। आरुषि जो शुरू में चौंकी थी, वो जल्दी ही अपने आप को संभाल चुकी थी। वो जानती थी कि ये अपराधी इतनी जल्दी गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि उन्हें बंधकों की जरूरत थी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जो गाड़ी उन पिकअप ट्रकों का पीछा कर रही थी, वो पास आकर रुकी। उसमें से कुछ हथियारबंद लोग उतरे जो किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के प्रशिक्षित एजेंट लग रहे थे। स्थिति को देखकर एक एजेंट ने इशारा किया और अपराधियों से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लेकिन अपराधियों को बातचीत में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी बंदूकें और मजबूती से बंधकों के सिर पर टिका दी और चिल्लाए, पीछे हटो, नहीं तो गोली मार देंगे। जैसे जैसे ये तनावपूर्ण मुठभेड़ आगे बढ़ी, एजेंट पीछे हटने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो अपराधी बंधकों को लेकर भाग जाएंगे। 3, 2, 1। गिरोह का सरगना गिनती गिनने लगा। बंधकों को नुकसान मत पहुंचाना, हम पीछे हट रहे हैं, एजेंटों ने चिल्लाते हुए कहा और जल्दी से पीछे हटने लगे। इस दौरान आरुषि और बाकी बंधकों को एक पिकअप ट्रक की पिछली सीट पर धकेल दिया गया, जबकि अपराधी अपनी गाड़ियों में चढ़कर तेजी से भाग निकले। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था। संध्या की अंतिम किरणें भी अब धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो रही थीं। आरुषि ने अपना सिर झुकाए रखा, लेकिन मन ही मन उस दिशा को नोट कर रही थी जिस ओर वे जा रहे थे, ताकि अगर भागने का मौका मिला तो वह रास्ता पहचान सके। जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ती गईं, रास्ता और भी सुनसान होता गया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। यहाँ अगर किसी की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया जाए तो किसी को कभी पता भी न चले। वही ललित बुरी तरह कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने उन लोगों के सामने बड़े नाम उछालने शुरू कर दिए। सुनिए, मैं चौधरी परिवार से जुड़ा हूँ, और वो मनाली के 4 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक। हमारे पास पैसा है, ताकत है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मिस्टर चौधरी आपके लिए शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। आप मनाली में अजेय बन जाएंगे। अपराधियों ने उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी उड़ाई। उन्हें उसकी धमकियां या वादे तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाए। चौधरी परिवार, प्रतिष्ठित परिवार, उनसे भला हमें क्या फर्क पड़ता है, एक ने कहा और फिर ललित को जोरदार तमाचा जड़ दिया। इसके बाद उसने छुरा निकालकर ललित के पैर में घोंप दिया। ललित की चीख गूंजती हुई घाटी में फैल गई, जिससे पेड़ों से परिंदे भी फड़फड़ाकर उड़ गए। चुप रहो, गिरोह का सरगना अपने कान मलते हुए झल्लाकर चिल्लाया। उसकी उंगलियां बंदूक की ट्रिगर पर कसने लगीं, जिससे ललित के चेहरे पर पसीने की धारें बहने लगीं। उसने दर्द से कराहना रोकने के लिए होंठ काट लिए। जैसे ही वातावरण फिर से शांत हुआ, सरगना की नजर आरुषि पर पड़ी और उसने उसे दिलचस्पी से देखा। ये लड़की तो बड़ी शांत है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? आरुषि ने सिर नीचा ही रखा और कुछ नहीं बोली। अंधेरे ने उसके चेहरे को ढांक लिया था। कोई नहीं जान सका कि उसकी बंधी हुई हथेलियों में कब एक छोटी सी तह की गई चाकू आ गई थी। वह बड़ी सावधानी से अपने हाथों की रस्सियां काट रही थी। तभी गैंग लीडर आरुषि के करीब आकर उसकी थोड़ी उठाया और जबरन उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। आरुषि ने उसकी बात मानते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाईं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चांदनी रात में आरुषि गुप्ता की स्पष्ट और ठंडी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। उसका गोरा रंग और नाजुक नैन नक्श इतने आकर्षक थे कि उनमें एक अद्भुत सुंदरता के साथ आत्मविश्वास की ठंडी चमक भी झलक रही थी। गिरोह का सरगना मुस्कुराया, वाह, ये कितनी खूबसूरत लड़की है। गैंग लीडर की बात सुन बाकियों ने सीटियां बजाईं और उनकी नजरों की भद्दी मंशा साफ झलक रही थी। ये लोग खतरनाक थे, जिन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता था।
उन पर इनाम घोषित था, लेकिन फिर भी उनकी बुरी नीयत में कोई फर्क नहीं आया था। आरुषि को भली भांति मालूम था कि चाहे उसकी चांदी की सुइयां कितनी भी तेज चले, इतने सारे हथियारों के साए में भागना नामुमकिन था। उसका मन तेजी से सोचने लगा कि आखिर कुछ वक्त कैसे खरीदा जाए। शायद ललित की कायरता उस पर भी हावी हो गई थी। तभी वह अचानक बोल पड़ी, अपने हाथ को अपनी सीमा में रखो। मैं राघव कपूर की प्रेमिका हूं। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो सोचो तुम सबकी मौत कैसी होगी। राघव कपूर का नाम सुनते ही चारों ओर छाए हंसी पल भर में थम गई और ट्रक के अंदर सन्नाटा पसर गया। जो अपराधी अभी तक उसका मजाक उड़ाने के मूड में थे, वे अब एकाएक सतर्क और गंभीर हो गए। आरुषि समझ गई थी कि उसने सही दांव खेला है। राघव का नाम वाकई असरदार था। वांटेड अपराधियों की सूची में 6 नाम थे, जिनके पोस्टर सड़कों पर हर जगह चिपके हुए थे। आरुषि ने उन्हें कई बार देखा था। उनमें से 5 चेहरों को वह पहचानती थी, पर एक चेहरा गायब था, वही जिसे उसने गुप्ता निवास के बगीचे में राघव कपूर के पैरों के पास लेटा हुआ देखा था, उस पुनर्मिलन पार्टी के दौरान। उसे नहीं पता था कि इन अपराधियों की राघव से कोई पुरानी दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन वह सब कुछ दांव पर लगाकर कुछ मिनट हासिल करना चाहती थी, जिससे वह अपनी रस्सियों को काट सके। गैंग लीडर ने तभी गाली दी और उससे घूरते हुए पूछा, तू सच में राघव की औरत है? बिल्कुल, आरुषि गुप्ता ने बेपरवाही से जवाब दिया। इस दुनिया में इंसान वही होता है जो अपनी पहचान खुद बनाता है। वैसे भी राघव कपूर को क्या पता चलेगा? अगर वह इन लोगों को डराने में सफल हो गई तो सब कुछ जायज था। लेकिन आरुषि को अंदाजा भी नहीं था कि जख्मी और पीड़ा में तड़पता ललित अचानक बोल पड़ेगा और उसकी झूठी बात का पर्दाफाश कर देगा। ये झूठ बोल रही है, इसका राघव कपूर से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ये बस तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है। ललित की बात पर गिरोह के सरगना का चेहरा सख्त हो गया। ये बात सही थी कि कपूर परिवार का ताकतवर सदस्य राघव महिलाओं से दूरी बनाए रखता था। उसकी कोई प्रेमिका हो सकती है, इस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब गुंडे का सब्र का बांध टूट चुका था। सरगना झपटकर आरुषि के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटकना चाहता था, लेकिन उसके हाथ उस तक पहुंचते उससे पहले ही आरुषि के हाथ से 2 चांदी की सुइयां बिजली की तरह निकली और उसके बाद एक फोल्डिंग चाकू गैंग लीडर की आंख में जा धंसा। सरगना अपना खून से सना चेहरा पकड़कर शेर की तरह दहाड़ उठा। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंज उठीं। वह अब आरुषि को फाड़ खाने को तैयार था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरुषि ने अपने हाथ खोल लिए होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उसकी प्रतिक्रिया की रफ्तार और सटीकता। जैसे सब कुछ एक योजनाबद्ध झटके में हुआ हो। बाकी गुंडे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने अपनी बंदूकें आरुषि पर तानी और गोली चलाने लगे। पर आरुषि ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चलते पिकअप से छलांग लगा दी। हालांकि उसने गिरने के असर को कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर कई जगह खरोंचें और चोटें आ गईं। और फिर भी उसके पास रुकने का समय नहीं था। दोनों पिकअप रुक चुके थे और अपराधियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। उधर आरुषि अपनी दर्द की परवाह न करते हुए जंगल की ओर भागी। सौभाग्य से रात का अंधेरा उसकी ढाल बन गया, लेकिन उसी अंधेरे में वह कई बार गिरी, लड़खड़ाए और कांटों में उलझी। कई पल यूं ही बीत गए जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन फिर दूर कहीं रोशनी की एक झलक दिखाई दी। वो झाड़ियों को चीरते हुए वह उस दिशा में बढ़ी और एक रोशन गांव उसकी आंखों के सामने था। उम्मीद अब भी जिंदा थी। आरुषि गुप्ता लड़खड़ाती हुई गांव की ओर दौड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, गांव के कुत्तों ने किसी अजनबी की आहट पाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में पूरे गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। आरुषि के माथे पर पसीना छलक आया। उसने असल में इस बारे में सोचा ही नहीं था। इन कुत्तों की आवाज से न सिर्फ गांव वाले जाग जाएंगे, बल्कि उसका पीछा कर रहे अपराधी भी सतर्क हो जाएंगे। गांव को मुसीबत में डालने से बचने के लिए उसे रास्ते में ही कोई छिपने की जगह ढूंढनी थी। उसी पल पूरे माहौल में कदमों की आवाज गूंजी और गांव के दर्जनों हटे कट्टे लोग फावड़े और दरांती लेकर गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। तभी आरुषि तुरंत झुक गई और छिप गई। उसने एक ग्रामीण को कहते सुना कि उद्धरण चिन्ह। उनकी बातें सुनते ही अचानक आरुषि के अंदर जो थोड़ी मोदी उम्मीद बची थी, वो भी खत्म हो गई और वो जैसे बुरी तरह से डर से टूटने लगी। आखिर क्या सुन था आरुषि ने? आगे ह्यूमन ट्रैफिकर और पीछे वांटेड क्रिमिनल। आरुषि तुरंत झुक गई और छिप गई। उसने एक ग्रामीण को कहते सुना, किसकी औरत भाग गई है? और भाग भी गई तो क्या पकड़ लिया उसे? तभी दूसरा बोला, कोई नहीं भागा, सब रस्सियों से कसकर बंधे हैं।
ये सुनकर गांव वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने अपने फावड़े नीचे रख दिए और आपस में बातें करते हुए लौटने लगे। ध्यान रखना उस लड़की पर, वो बिल्कुल भी भागने न पाए। सुबह तक खरीदार आएगा, फिर पूरा गांव हिस्सा बांटेगा मुनाफे में। उन गांव वालों की बातें सुनते ही आरुषि का तो जैसे खून जम गया। क्या गांव वाले भी इस घिनौने धंधे में शामिल थे? क्या ये सब भी हैवान थे? एक मुसीबत से बचकर वह दूसरी में फंस गई थी। उधर अपराधियों का दल उसकी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से पास आ रहा था, जिसके कारण कुत्तों ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया, इस बार और ज्यादा जोर से और ज्यादा उग्रता के साथ। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसी कारण आरुषि गांव के भीतर और गहराई में चली गई। जब तक वह कुछ रोशनी से बचती रहती, गांव के कई छोड़े हुए मकान उसे छिपने की पर्याप्त जगह दे सकते थे। इसी बीच गांव वालों को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वे फिर से हथियारों से लैस होकर फावड़े और धारदार हथियार लेकर गांव के द्वार की ओर दौड़े, जहां उनका सामना उन अपराधियों से हुआ। उनका गैंग लीडर, जिसकी एक आंख अब पट्टी से ढकी हुई थी और चेहरे पर गहरी डरावनी चोट का निशान था, उस वक्त बेहद खौफनाक लग रहा था। उसका लहजा पहले जैसा ही बेरहम था। क्या कोई जवान औरत यहाँ से गुजरी है? उसे हमारे हवाले करो, वरना अंजाम बुरा होगा। एक जवान औरत। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जोर से हंस पड़े। हमारे गांव में कोई औरत आए और बिना हमारे जाने निकल गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गैंग का सरगना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लड़की इसी दिशा में भागी थी। मैं इस गांव की तलाशी लूंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन गांव वाले एकजुट थे। वे किसी बाहरी को अपने गांव में यूं खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं दे सकते थे, खासकर कि हर घर में घुसकर तलाशी लेने की। वे लोग ख्वाब देख रहे थे। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे और साफ था कि एक बड़ा टकराव होने ही वाला था। तनाव अपने चरम पर था। इसी कारण सरगना ने अपना आपा खोते हुए पास खड़े एक ग्रामीण को गोली मार दी। वह जमीन पर गिरा और वहीं दम तोड़ दिया। अब क्या मैं तलाशी ले सकता हूँ? चीखों और अफरा तफरी के बीच गांव वालों का हौसला टूट गया। वे डर के मारे पीछे हट गए और एक रास्ता बना दिया। गैंग लीडर अपनी टोली के साथ गांव में घुस गया और हर कोना छान मारने लगा। वही आरुषि गुप्ता का इस गांव में पहला अनुभव था। चारों ओर अंधेरा फैला था, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में है। अपराधी एक एक दरवाजा तोड़ते जा रहे थे। आरुषि ने अपने जबड़े भींच लिए और आगे भागने की तैयारी करने लगी, तभी उसे पास के एक घर से जंजीरों की आवाज सुनाई दी। वह चौंकी और अनायास ही उस ओर देखा। एक लड़की लोहे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके पैरों में भारी जंजीरें थीं जो हिलते ही तेज आवाज कर रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और फटे थे, लेकिन उसकी त्वचा गोरी थी। साफ था कि वह इस गांव की नहीं थी। गांव वालों की बातों को याद करते हुए आरुषि को समझ आ गया कि यह लड़की मानव तस्करी का शिकार हुई है, और इस कारण उसके भीतर एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। तभी उस लड़की की नजर आरुषि की नजरों से मिली। उस भूसे के ढेर में छिप जाओ, वहां सुरक्षित रहोगी, लड़की ने कराहती आवाज में कहा और कोने की ओर इशारा किया। आरुषि ने देखा कि वह भूसे का ढेर बेतरतीब लेकिन अच्छी तरह छिपा हुआ था। अगर वह सावधानी से वहां जा छिपी तो शायद बच सकती थी, लेकिन अगर पकड़ी गई तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। आरुषि के हिचकिचाने पर लड़की और बेचैन हो गई। जल्दी अंदर जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। दृढ़ निश्चय के साथ आरुषि उस भूसे के ढेर में कूद गई। कुछ ही पलों बाद गैंग लीडर और उसके आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने चारों ओर खोजबीन की, लेकिन आरुषि का कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें बस वह लड़की दिखी जो गांव वालों द्वारा बंदी बनाकर रखी गई थी, जिसके कारण गैंग लीडर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अगले घर की ओर बढ़ गया। वही उन सभी गुंडों को जाता देख आरुषि गुप्ता यकीन नहीं कर पा रही थी कि उस लड़की ने उसे पकड़े जाने से बचा लिया। जब माहौल कुछ शांत हुआ तो गांव वालों द्वारा बंदी बनाई गई लड़की ने राहत की सांस ली और धीरे से आवाज दी, अब वे चले गए हैं, तुम बाहर आ सकती हो। आरुषि भूसे के ढेर से बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े धूल से सने थे। अपराधियों का दल अब दूसरी दिशा में जा चुका था और यह उसका गांव से निकलने का बिल्कुल सही मौका था। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, लड़की अचानक घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में बेहिसाब याचना झलक रही थी। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ बेच दिया गया था और पिछले 6 महीने से मैं यहीं बंद हूँ। तुम इन 6 महीनों में पहली इंसान हो जो गांव की नहीं है। ये जगह नर्क है और ये लोग राक्षस हैं। ये लोग रोज मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, मुझे हर रात यातनाएं देते हैं। अगर मैं यहीं रही तो मैं मर जाऊंगी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनमें उम्मीद और निराशा दोनों भरी थी। प्लीज मुझे बचा लो। आरुषि की इच्छा थी मदद करने की, लेकिन वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। दरवाजा बंद था और उसे तोड़ने से तेज आवाज होती। ऊपर से लड़की जंजीरों में बंधी थी, तो वह दरवाजा खुलने के बाद भी भाग नहीं सकती थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगी, बस मेरा इंतजार करना, आरुषि ने कहा और गांव के बाहर की ओर दौड़ पड़ी। उसे मदद लानी थी या अधिकारियों को सूचित करना था, सिर्फ तभी वह लड़की को बचा सकती थी। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम भागी, लड़की की आंसू भरी पुकार और उसकी आंखों की बेबसी आरुषि के मन में गूंजने लगी। गांव वालों ने कहा था कि सुबह कोई नया खरीदार आएगा और लड़की को ले जाएगा। उसके बाद कोई उसे नहीं बचा पाएगा। आरुषि अचानक रुक गई, फिर अपने होंठ काटे और वापस मुड़ गई। वापस जाते हुए उसे एक मजबूत पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को पकड़कर पूरे जोर से दरवाजे के ताले पर मारना शुरू कर दिया। भीतर उस संकरी सी कोठरी में लड़की निराशा में रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर से कोई हलचल सुनी, उसने सिर उठाया। जब उसने आरुषि को देखा तो उसकी आंखों में बुझी हुई उम्मीद दोबारा चमकने लगी। कई जोरदार वारों के बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया। लड़की धीरे धीरे बाहर निकली, उसके पैरों में पड़ी जंजीरें उसकी गति को रोक रही थीं। लेकिन आरुषि गुप्ता द्वारा दरवाजे पर की गई जोरदार चोटों की आवाज अब तक पूरे गांव में फैल चुकी थी। अपराधियों और गांव वालों की भीड़ फिर से लौट रही थी। अब समय नहीं है। आरुषि ने पत्थर फेंक दिया और लड़की को लगभग घसीटते हुए पास खड़ी एक ट्राइक मोटरसाइकिल तक ले गई। किसी चमत्कार से उसकी चाबी अब भी इग्निशन में लगी हुई थी। लड़की की आंखों में चमक आ गई। मैं चला सकती हूँ, मुझे करने दो। ठीक है, आरुषि ने कहा और पीछे की सीट पर चढ़ गई। लड़की ने एक्सीलरेटर घुमाया और मोटरसाइकिल पूरे स्पीड से दौड़ पड़ी, गांव वालों और अपराधियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए। पैदल चलने वाले कभी भी एक ट्राइक मोटरसाइकिल की रफ्तार नहीं पकड़ सकते थे। वह लड़की, जिसने पहले भी कई बार भागने की कोशिश की थी, चिल्लाई, मुझे रास्ता पता है, हम निकल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा साथ दे, ये जरूरी थोड़ी है। जैसे ही वे थोड़े आश्वस्त हुए, तभी एक संकट आ गया। रास्ते में एक गड्ढे में मोटरसाइकिल अटक गई और एक बड़े पत्थर पर जा फंसी। चाहे जितना एक्सीलरेटर घुमाया जाए, वह हिली तक नहीं। लड़की घबरा गई। अब क्या करें? उनके पास समय कम था। अपराधी और गांव वाले तेजी से करीब आते जा रहे थे। आरुषि मोटरसाइकिल से कूद पड़ी और पूरी ताकत से पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगी। उनके और दुश्मनों के बीच की दूरी लगातार घट रही थी। लड़की ने घबराते हुए पुकारा, जल्दी करो, प्लीज। आखिरकार आरुषि पत्थर को हटाने में सफल रही। हो गया। जैसे ही वह मोटरसाइकिल पर चढ़ने ही वाली थी, उसका पैर फिसल गया। और उद्धरण चिन्ह, क्या आरुषि भाग पाएगी? क्या होगा अगर आरुषि पकड़ी जाएगी तो? आरुषि का मसीहा। जैसे ही वह मोटरसाइकिल पर चढ़ने ही वाली थी, उसका पैर फिसल गया। अंधेरे में मोटरसाइकिल अचानक तेजी से आगे बढ़ गई और रात के अंधकार में गायब हो गई, आरुषि को वहीं पीछे छोड़ते हुए। अब आरुषि गुप्ता जमीन पर गिर गई। उसकी नजरें मोटरसाइकिल की पीछे जाती रोशनी पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रही थी। विश्वास से लेकर निराशा तक उसका दिल डूब गया। वह दूसरों के दिल भले ही पढ़ सकती थी, लेकिन उनकी असली फितरत नहीं। वे दोनों साथ भाग सकते थे, लेकिन उस लड़की ने अकेले भागने का फैसला किया। फिर जैसे ही वह जमीन से उठने का प्रयास करने लगी, उसकी पीठ पर एक जबरदस्त लात पड़ी और तुरंत बाद गिरोह के सरगना ने उसकी पीठ पर एक और भारी वार किया। आह! आरुषि की एक चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। दर्द से उसका शरीर कांप उठा और वह तकलीफ में सिकुड़ गई। अगले ही पल किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया और उसके चेहरे पर कई जोरदार थप्पड़ मारे। उसके होंठ से खून टपकने लगा और उसके सफेद गालों पर साफ साफ हाथों के निशान उभर आए। गिरोह का गैंग लीडर उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए बोला, भाग, भागती रह, तूने मेरी एक आंख फोड़ दी है, अब मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। फिर उसने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और उसकी हथेलियों के ऊपर उसे लहराते हुए बोला, कौन से हाथ से तूने मेरी आंख में मारा था? ये वाला या ये? छोड़, दोनों ही काट देता हूँ। जैसे ही वो वार करने वाला था, तभी पास खड़े एक गांव वाले ने दांत भींचते हुए कहा, रुको, इसने हमारी लड़की को भगाया है, अब इसका हिसाब कैसे होगा? उसकी बात पर गिरोह का सरगना हंसा और बोला, वो मेरी बला से। गांव वाले बंदूक से डरे हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अगली सुबह लड़की न सौंपी तो पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाएगा।
इसी कारण एक साहसी गांव वाला आगे आया और बोला, अगर इसने हमारी लड़की को भगाया है तो इसी से भरपाई करवा लो। इससे हमें नुकसान की भरपाई हो जाएगी और तुम इसे तड़पा भी सकोगे। क्या कहते हो? गिरोह के सरगना की दिलचस्पी इन सब में जाग उठी। एक झटके में मरने देने से बेहतर था उसे धीरे धीरे उम्मीद तोड़ते हुए तड़पते देखना। वो सहमत हुआ और मुस्कुरा कर बोला, लेकिन उससे पहले एक सबक तो बनता है। फिर जैसे ही उसकी बेल्ट की बकल खुलने की आवाज आई, आरुषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक आखिरी उम्मीद के साथ आरुषि ने अपनी छुपी हुई विषैली चूर्ण की थैली निकाली और पूरी ताकत से उस पर फेंक दी। एक पल में गिरोह के सरगना और पास खड़े गांव वाले उस चूर्ण की चपेट में आ गए। कुछ के तो सीधे आंखों में जा घुसी। अचानक चीखें गूंज उठीं। आह, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये जल रही है, अरे बचाओ। ये जहर आरुषि की अपनी बनाई हुई रचना थी, जो जलन और असहनीय दर्द देती थी, पर यह स्थायी नहीं थी। मौका पाते ही आरुषि अपने शरीर की आखिरी बूंद ताकत झोंकते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। गांव वाले और अपराधी उस असहनीय पीड़ा में जकड़ गए और वहीं ठिठक गए। हालांकि अपराधी गिरोह को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। विष की शुरुआती जलन से उबरते ही उन्होंने दर्द को नजरअंदाज करते हुए आरुषि गुप्ता का पीछा फिर से शुरू कर दिया। पर धरती पर किसी को भनक भी नहीं थी कि आसमान में 6 हेलीकॉप्टर शोर मचाते हुए उड़ रहे थे। उनमें से एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी अपनी सीट पर पीठ टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। खिड़की के शीशे में उसका तेज तराशा हुआ चेहरा दिख रहा था। उसकी हल्की गोरी त्वचा अंदर की मंद रोशनी में चमक रही थी। उसके पतले होठों में एक अजीब सा आकर्षण था और सांस लेते समय उसका गला ऊपर नीचे हो रहा था। पास से आती हलचल की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी और ठंडी चमक वाली आंखें तुरंत कमरे की सबसे ताकतवर उपस्थिति बन गईं। वह कोई और नहीं, राघव कपूर था। अपनी लंबी टांगों को आराम से क्रॉस करके बैठते हुए उसने आलस्य से कहा, रिपोर्ट दो। उसका एक सबॉर्डिनेट तुरंत सामने आया और थर्मल इमेजिंग की रिपोर्ट आदरपूर्वक उसे थमा दी। मिस्टर कपूर, हमने 5 भगोड़ों का पता लगा लिया है। वे सामने वाले पहाड़ों में हैं और किसी औरत का पीछा कर रहे हैं। राघव ने स्क्रीन की ओर नजर डाली। थर्मल इमेजिंग में एक दुबली पतली आकृति दिखाई दे रही थी, जो लड़खड़ाते और बचते हुए अपनी जान बचा रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। राघव मूलतः कोई मसीहा नहीं था, न ही उसमें कोई परोपकारी प्रवृत्ति थी। वह बस उन दुस्साहसी भगोड़ों को सबक सिखाना चाहता था। उतरने के लिए जगह देखो, उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। जी सर। आरुषि गुप्ता को लगा कि वह जंगल में बहुत दूर तक दौड़ चुकी है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि अपराधियों का गिरोह अब भी उसके पीछे था। हालात और भी खराब तब हो गए जब उसने सामने 2 पिकअप ट्रकों की परछाइयां देखी। वह गोल गोल भागती रही थी और आखिरकार वहीं पहुंच गई थी जहां से वह वाहन से कूदकर भागी थी। आरुषि थोड़ी देर के लिए रुकी और उसी पल एक गिरोह के सदस्य ने निशाना साधा और गोली चला दी, जिस कारण उसका दायां पैर घायल हो गया और वह वहीं गिर पड़ी। ललित और उसके साथी अब भी पिकअप ट्रक में बंधे हुए थे, लेकिन आरुषि की दयनीय हालत देखकर वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। खून से लथपथ आरुषि घिसटते हुए आगे बढ़ने लगी, वो भी 1-1 इंच करके। अपराधी अब धीरे धीरे चल रहे थे, मानो इस शिकार का लुत्फ उठा रहे हों। कभी उसके पास गोली चलाकर डराते, तो कभी हंसते हुए कहते, चलो और तेज रेंग कर दिखाओ। एक बार गोली लगने के बाद आरुषि में उठने की ताकत नहीं बची थी। अब वो केवल अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद के सहारे रेंग रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक जोड़ी हाथ से बने चमड़े के जूते दिखाई दिए। उसने पलकें झपकाईं और धीरे धीरे ऊपर देखा तो एक ऐसा चेहरा दिखा जो किसी देवता सा प्रतीत हो रहा था। यहाँ पर राघव कपूर से टकराना उसकी कल्पना से भी परे था। स्वाभाविक रूप से उसने झट से हाथ बढ़ाया और उनके पैंट का किनारा पकड़ लिया। उसकी आवाज बेहद कराहती हुई थी, राघव। मिस्टर कपूर, कृपया मुझे बचा लीजिए। उस पल वक्त जैसे ठहर सा गया था। उसके पीछे खड़े अपराधियों के चेहरे सफेद पड़ गए। हे भगवान, उन्हें याद था कि राघव कपूर को गंदगी से सख्त नफरत थी। वे पहले ही आरुषि का भयानक अंजाम अपनी आंखों के सामने देख सकते थे। नहीं, राघव कपूर को गंदगी से बेहद चिढ़ थी। अपराधियों को साफ नजर आ गया था कि आरुषि गुप्ता का अंजाम अब बेहद भयानक होने वाला है। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत राघव गुस्से से नहीं फटा, बल्कि वह घुटनों के बल झुका, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, पर मुझे एक अच्छा कारण दो कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊं। आरुषि थोड़ी झिझकी, क्योंकि मैंने आज तुम्हें तुम्हारी चोट का इलाज करके बचाया था।
आरुषि के सवाल पर राघव ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने उसकी कीमत पहले ही चुका दी थी। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान फैल गई, जो ये जता रही थी कि उसमें जरा भी करुणा नहीं थी। उसने आरुषि की हाउस कॉल की फीस चुका दी थी, मतलब अब दोनों बराबर थे। कोई उधार नहीं बचा था। आरुषि के पास अब और कोई कारण नहीं बचा था। उधर अपराधियों के गिरोह ने राघव को देखकर कांपना शुरू कर दिया था। वे एक दूसरे को देख रहे थे, समझ चुके थे कि आज जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए उन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इसी कारण एक झटके में उन्होंने अपनी बंदूकें उठाईं और राघव और आरुषि दोनों पर अंधाधुंध निशाना साध लिया। राघव तो आसानी से गोलियों से बच सकता था, लेकिन आरुषि नहीं। घायल और पैर में गोली लगी होने के कारण वह अपनी किस्मत पर ही निर्भर थी। गोलियों की आवाज ने शाम की हवा को चीर दिया। आरुषि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन जिस पीड़ा की वह प्रतीक्षा कर रही थी वह नहीं आई। इसके बजाय उसे लगा जैसे उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया हो, और अगले पल वह एक मजबूत बाहों के घेरे में समा गई। उसकी नाक में एक ताजगी भरी खुशबू समा गई और उसने स्वाभाविक रूप से उस शख्स को कसकर पकड़ लिया। बिना सोचे ही उसके मुंह से निकल पड़ा, मुझे लगा था तुम मुझे बचाना नहीं चाहते। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर से राघव की चिढ़ाती हुई आवाज आए, हाँ, पर क्या करे, मुझे भी तो अपना हिसाब किताब पूरा करना है, क्योंकि मैंने सुना है कोई खुद को। राघव की बात सुनते हैं आरुषि के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। आखिर किस कारण आरुषि के तोते उड़ जाते हैं? क्या आरुषि इस पूरे माहौल से जीत पाएगी? आखिर गुप्ता परिवार अभी तक कहाँ है? Ch20 दरिंदा हमेशा दरिंदा जी रहता है। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर से राघव की चिढ़ाती हुई आवाज आए, क्योंकि मैंने सुना है कोई खुद को मेरा बता रहा था। राघव की बात सुनते ही आरुषि गुप्ता के मन में जैसे आतिशबाजियां फूट पड़ी। हाँ, उसने वाकई ऐसा कहा था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी आखिर राघव कपूर को ये कैसे पता चला। वो तो अपराधियों को डराने के लिए राघव का नाम ले रही थी, और अगर वो गुस्सा हो जाता तो उसे इस वीरान जगह पर छोड़ सकता था, जहां से जिंदा बच पाना नामुमकिन था। आरुषि अब हल्का कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस बात को कैसे संभाले। सौभाग्य से हालात इतने हंगामाखेज थे कि उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपराधियों का गिरोह तो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था, लेकिन लड़ने की ताकत भी चाहिए होती है। राघव के सबॉर्डिनेट्स भले ही संख्या में कम थे, लेकिन वो सभी इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग पा चुके थे कि अकेले ही 100 अपराधियों पर भारी पड़ते। ऐसी ताकत के आगे आखिरी अपराधी भी धराशायी हो गया। राघव के एक आदमी ने आगे बढ़कर अपराधियों के हथियार इकट्ठे किए और एक एक को जांचा कि कोई जीवित तो नहीं। सबको अचेत या निश्चित देखकर वह वापस आया और बोला, सर, सब निपटा दिया गया है। राघव ने हल्की सी हूं कहकर उसकी बात को स्वीकार किया और फिर उसकी नजर आरुषि पर पड़ी। कुछ पल तो आरुषि को समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर उसे होश आया। वो अभी भी राघव की बाहों में थी। सॉरी, वह झटके से कूदकर नीचे उतरने लगी, लेकिन राघव का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने बिना किसी झिझक के उसे छोड़ दिया और आरुषि जमीन पर गिर गई। राघव को अब और एक पल भी उसे थामे रखना मंजूर नहीं था। आउच! आरुषि ने पीठ पकड़ी और दर्द से कराह उठी। सौभाग्य से नीचे घास थी, जिससे उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, पर फिर भी उसके अंदर राघव को लेकर गुस्सा जरूर उमड़ पड़ा। अकदूक घुसट। जब डकैतों से निपटा लिया गया, तो अब सबका ध्यान ललित और उसके साथियों की ओर गया। उन्हें देख आरुषि ने एक पत्थर उठाया और पिकअप ट्रक की ओर फेंका। गोलियों की बौछार के दौरान ललित और उसके साथी ट्रक के पीछे दुबके रहे थे। डर के मारे बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं हुई, और जब उन्होंने सुना कि राघव आ गया है तो डर के मारे वे जंगल की ओर भाग खड़े हुए। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर उस समय वे भाग जाते तो शायद जान बच जाती, क्योंकि वहीं रुकने का मतलब था पक्की मौत। आरुषि उन्हें पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैर में गोली लगी थी। वह लाचार होकर बस देखती रह गई कि वे कैसे भाग निकले। राघव को वैसे भी ऐसे छोटे मोटे गुर्गों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुड़ा और हेलीकॉप्टरों की ओर बढ़ गया। आरुषि भी उठी और लंगड़ाते हुए उसके पीछे चल दी। वे मनाली से सैकड़ों मील दूर थे और पिकअप ट्रक का फ्यूल टैंक भी गोलियों से छलनी हो चुका था, इसलिए वहां से गाड़ी लेकर निकलना अब संभव नहीं था। अब बचने का बस एक ही रास्ता था, और वो था राघव कपूर के पीछे चलना। आरुषि गुप्ता बस यही उम्मीद कर सकती थी कि आज राघव का मूड थोड़ा उदार हो। सामने एक खुली जगह में कई हेलीकॉप्टर खड़े थे। आरुषि ने देखा कि राघव उनमें से एक हेलीकॉप्टर में चढ़ गया।
मन में घबराहट लिए आरुषि थोड़ी देर ठिठकी, लेकिन वहां पीछे रुकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए और अंततः वह भी उसके पीछे पीछे चढ़ गई। वही राघव के सबॉर्डिनेट्स बिना आदेश के असमंजस में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसे रोके या नहीं। अंततः वे बस खामोश खड़े देखते रहे कि वह कैसे हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। कुछ क्षणों बाद सब एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राघव ने उसे अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंका। जल्द ही हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। आरुषि एक कोने में जाकर दुबक कर बैठ गई। उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, सिवाय उसके पैर में लगी गोली के। वह गोली जल्द से जल्द निकालनी जरूरी थी। उसने एक ऐसे सहायक को देखा जो उसे थोड़ा समझदार और अप्रोचेबल लगा और उससे फर्स्ट एड किट के बारे में पूछा। वह आदमी पहले राघव की ओर देखने लगा, जो आंखें बंद किए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप बैठा था। सहायक ने साहस जुटाया और आरुषि के लिए फर्स्ट एड किट ले आया। आरुषि को हैरानी हुई कि किट में हर जरूरी चीज मौजूद थी। उसने अपने पैंट को फाड़ा। कपड़ा जख्म से चिपक गया था क्योंकि घाव हुए काफी समय हो चुका था। उसे अलग करना बेहद पीड़ादायक था, लेकिन आरुषि ने दांत भींचकर दर्द सहा बिना कोई आवाज निकाले। हेलीकॉप्टर का केबिन ज्यादा बड़ा नहीं था और खून की गंध धीरे धीरे हवा में घुलने लगी थी। आरुषि ने सहमे हुए भाव से राघव की ओर देखा। डर था कि कहीं ये गंध उसे नाराज न कर दे, लेकिन सौभाग्य से राघव अपनी सीट पर टिका रहा, आंखें बंद किए, और जैसे कोने में हो रही इस हलचल से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर आरुषि गुप्ता पूरी एकाग्रता से अपने घावों की मरहम पट्टी में जुटी थी। जब गोली निकालने की बारी आई, उसने गहरी सांस ली, एक टुकड़ा डिसइंफेक्टेंट कॉटन दांतों के बीच दबाया और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। फिर उसने चिमटी से धीरे धीरे अपनी टांग से गोली निकालनी शुरू की। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, पसीना छलक आया, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। उसे लगा कि वह किसी को परेशान नहीं कर रही है, पर यह नहीं जानती थी कि शीशे में उसकी हर हरकत राघव कपूर की नजरों से छिपी नहीं थी। जब उसने अपने पैंट को फाड़ा, राघव पूरी तरह शांत बैठा था, देख रहा था कि कब वह दर्द से कराहेगी या चीखेगी। अगर ऐसा होता तो उसने ठान लिया था कि वह उसे हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आरुषि पूरी तरह चुप रही। उसके कंधे थोड़े कांप रहे थे, पर उसने एक आंसू तक नहीं बहाया। और ये नजारा राघव के लिए भी अप्रत्याशित था। कुछ ही देर में उसने अपने पैर की पट्टी बांध ली। खून की कमी और तनाव से थकी हुई आरुषि की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह नींद में डूब गई। करीब 1.5 घंटे बाद हेलीकॉप्टर राघव कपूर की कोठी पर उतर गया। हेलीकॉप्टर के उतरते ही आरुषि की नींद खुली। सामने वही आलीशान हवेली थी जिसमें वह आज दोपहर आई थी, लेकिन तब उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जगह इस हालत में लौटेगी। उसने कराहते हुए उठने की कोशिश की ताकि हेलीकॉप्टर से उतर सके, पर यह नहीं देखा कि राघव भी उठ चुका था और अपनी लंबी टांगों के चलते बस 2 कदमों में दरवाजे तक पहुंच गया। वह उसके सामने से निकलने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए जल्दी से किनारे हट गई। लेकिन वह अपने घायल पैर को भूल गई थी। जैसे ही उसने एक कदम पीछे हटाया, दर्द की लहर दौड़ गई और वह अपना संतुलन खो बैठी, जिसके कारण वो सीधा जाकर राघव से टकरा गई। बाहर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे वह जानबूझकर राघव की बाहों में गिर पड़ी हो। आरुषि गुप्ता का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, पर अब वह सहज रूप से पीछे हटने लगी, लेकिन राघव कपूर ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उसे केबिन की दीवार से सटा दिया। उनकी नजदीकी ने एक अजीब सा तनाव और अंतरंग माहौल पैदा कर दिया। राघव की कद काठी 6 फीट से भी ऊपर थी और इस तंग केबिन में ये दूरी और भी कम हो गई थी। हवा में अब एक असहज ऊर्जा घुल गई थी, लेकिन आरुषि को उसमें सिर्फ खतरा महसूस हुआ। राघव की पतली, धारदार उंगलियां उसकी गर्दन के नाजुक हिस्से को छूने लगीं। उसने गला दबाने के बजाय उसकी बाजू पर उस जख्म को दबाया जो चट्टान से लगी थी। उंगलियों के दबाव से खून फिर से बह निकला। आरुषि ने अपने होंठ भींच लिए, दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। राघव ने उसे छोड़ते हुए अपने हाथों को कपड़े से पोंछा और बेहद ठंडे लहजे में कहा, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? चाहे उसकी बाहों में गिरना हो या खुद को उसकी कहकर जताना, दोनों ही उसकी नजर में मुसीबत बुलाने जैसा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह जानलेवा सन्नाटा छोड़ता हुआ मुड़कर चल पड़ा। उसका वफादार सहायक पीछे पीछे आया और धीरे से पूछा, सर, वो बहुत कुछ जान चुकी है, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? राघव ने उसकी तरफ एक नजर डाली और बेहद शांत लहजे में कहा, मैं एक अच्छा और शरीफ इंसान हूं, मैं किसी को नहीं मारता। सहायक अवाक रह गया।
उससे पहले कि वह ऐसे दावे करता, राघव को शायद अपने हाथों से खून पोंछ लेने चाहिए थे। आरुषि थकी हुई दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। राघव ने उसे उन अपराधियों से बचाया था और एक पल को उसे लगा था कि शायद उस क्रूर और निर्दयी छवि के पीछे कोई नर्म दिल भी है। लेकिन वह गलत थी। वह उतना ही खतरनाक था जितना अफवाहों में कहा जाता था, एक अस्थिर पल में बदल जाने वाला इंसान। एक पल में वह मुस्कुरा सकता था और अगले ही पल जान ले सकता था। गहरी सांस लेते हुए आरुषि हेलीकॉप्टर से बाहर निकली। हवेली से बाहर निकलने के बाद उसने कुछ दूर तक पैदल चलने की कोशिश की, फिर आखिरकार एक टैक्सी रोक ली। उसे सोचते हुए उसे हैरानी हुई कि अब तक एक पूरी रात गायब रहने के बाद गुप्ता परिवार बेचैन होगा या शांत। उधर आरुषि गुप्ता के अपहरण की खबर गुप्ता परिवार तक रात 10 बजे पहुंची। शुरुआत में मनीषा और मनोहर ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि आरुषि शायद घूमने गई होगी और समय का ध्यान नहीं रहा होगा। शायद इसी वजह से वह रात के खाने तक घर नहीं लौटी। ऊपर से कावेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से परेशान थी, इसलिए दोनों पति पत्नी उसे संभालने में व्यस्त रहे। लेकिन जब रात के 10 बज गए और आरुषि अभी तक घर नहीं लौटी, तब मनीषा को बेचैनी होने लगी। उसने आरुषि को फोन करने का सोचा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पास अपनी ही बेटी का फोन नंबर नहीं है। मां होने के नाते उस पर गहरा अपराधबोध छा गया। उसी वक्त नौकरानी 2 लोगों को कमरे में लेकर आई। जैसे ही मनोहर ने लखन खन्ना को देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया और उनसे हाथ मिलाया। कमिश्नर खन्ना, आप यहाँ? क्या आज आपकी टीम बहुत व्यस्त नहीं है? लखन ने औपचारिकताओं में समय नहीं गंवाया। उसने अपने ब्रीफकेस से एक जूम की गई निगरानी तस्वीर निकाली। देखिए, क्या यह आपकी बेटी है? मनीषा दौड़कर आए और कागज की तस्वीर को देखा। तस्वीर में जो चेहरा था वह साफ तौर पर आरुषि का ही था। आरुषि, उसके साथ क्या हुआ? मनीषा के हाथ पैर कांपने लगे। हजारों डरावने ख्याल उसके मन में उमड़ने लगे। वह घबरा गई, बुरी तरह परेशान हो गई। मुझे पता था, मुझे तभी शक हो गया था जब वह इतनी देर तक नहीं लौटी। उसके साथ कुछ हो गया है ना? प्लीज कुछ तो बताए। लखन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये फुटेज हमारी निगरानी टीम के एक सदस्य को मिला है। इसे आप खुद देख लीजिए। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला और उस निगरानी वीडियो को प्ले कर दिया जो उसने सेव कर रखा था। वीडियो में आरुषि अकेले सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रही थी। तभी एक वैन अचानक उसके सामने आकर रुकी। 2 हटे कट्टे आदमी बाहर निकले, उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया और जबरदस्ती वैन में डाल दिया। वैन तेजी से वहां से निकल गई। मनीषा का दिल बैठ गया। स्क्रीन पर उसने अपनी बेटी को अगवा होते हुए देखा। ये दृश्य उसके लिए असहनीय था। अपनी औलाद की रक्षा न कर पाने का दुख उसे भीतर तक तोड़ गया। ऊपर से सबसे डरावनी बात यह थी कि आरुषि को शाम करीब 5:30 बजे उठाया गया था और अब रात के 10 बज चुके थे। इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अपहरणकर्ताओं की ओर से कोई फोन नहीं आया था। इसका मतलब साफ था, उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, वे उसे मारना चाहते थे। मनीषा की टांगों ने जवाब दे दिया और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मनोहर ने उसे संभालते हुए कहा, कमिश्नर, क्या आपने रास्ते की बाकी निगरानी भी देखी? क्या कोई सुराग नहीं मिला? मेरी बेटी खतरे में हो सकती है। मनोहर की बातों पर लखन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आश्वस्त किया, हमारी टीम पूरी तरह सक्रिय है। ज्यादातर लोग उसकी तलाश में लगे हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। इतना कहकर वह और उनकी टीम वहां से चले गए। मनीषा मनोहर से लिपटकर रोने लगी। कुछ सोचो, अब क्या करेंगे? मनोहर भी खुद को बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसने पत्नी को ढाढ़स दिया, मैं लोगों को खोज पर भेजूंगा। किसी भी हाल में हमारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। मनीषा सुबकते हुए बोली, किसका हमसे इतना बड़ा बैर हो सकता है? अगर कोई दुश्मनी थी तो मुझसे लेते। मेरी बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाया? पति पत्नी अपने दुख और एक दूसरे को सांत्वना देने में इतने डूबे थे कि उन्हें सीढ़ियों के पास से झांकती सफेद लेस वाली एक ड्रेस का किनारा भी नहीं दिखा। कावेरी वहां खड़ी होकर सब सुन रही थी, फिर चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गई। शाम को ही उसे सुकांत का एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। शुरू में उसे चिंता थी कि कहीं सुकांत के संपर्क भरोसेमंद न निकले, लेकिन अब जब लखन खुद आकर पुष्टि कर गया था तो उसे संतोष का एहसास हुआ। अब से आरुषि उसकी राह का कांटा नहीं रही। कावेरी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई जिसे वह छुपा नहीं सकी। जिसके बाद अचानक उसके मन में एक और ख्याल आया और वो एक तीखी मुस्कान लिए नीचे अपना मम्मी पापा के पास पहुंच गई। आखिर अब क्या करना चाहिए है काव्या?
क्या होगा, कब काव्य को पता चलेगा कि उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया है? जानने एक लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू देना ना भूले। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।